नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केटी सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था कि ये केटी सीरीज जो है वो आपको हर स्टेज पे काम आने वाली है। अगर आप केटी सीरीज के लेक्चर्स अगर देख लेते हो, जैसा कि आज का लेक्चर कश्मीर विवाद का है, हो सकता है ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके ये 1.5 घंटे आपकी लाइफ की टॉप मोस्ट एजुकेशन वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस 1.5 घंटे की वीडियो को देखने के बाद आप कश्मीर इश्यू पर किसी भी व्यक्ति से साथ में डिबेट कर सकते हो। मैंने इस 1.5 घंटे के लेक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कश्मीर मुद्दा जो है, कश्मीर विवाद जो है, उसका A to Z कवर हो जाएगा। आप अपने टीचर के साथ में भी डिबेट कर सकते हो। आप हो सकता है अपने आसपास के चारों तरफ के लोगों को हरा भी सकते हो। आपको पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कश्मीर के बारे में, एक तरीके से आप सरकार के डिप्लोमेट बन के भी जा सकते हो कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपकी जो मुझे ज़रूरत होगा वो इमेज वगैरह स्क्रीन पे लगा दूंगा। उसके साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ PDF की, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना और धैर्यपूर्वक ये लेक्चर पूरा देखना। क्योंकि ये लेक्चर आपके इंटरव्यू में, मेंस में, डिबेट्स में बहुत काम आने वाला है। बाकी जरूरी नहीं है आप सिर्फ स्टूडेंट ही हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो, ऐसे नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो श्रृंखला है वो लेक्चर आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें हर बिंदु को मैं 360 डिग्री कवर करूंगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कश्मीर विवाद की। मेरे पास में यहाँ पे PDF है और मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मेरे पास में है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सबसे पहले इंडेक्स लगा देता हूँ आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने 8 पार्टों में डिवाइड किया है, 8 बिंदुओं में डिवाइड किया हुआ है। पहला बिंदु जो है इंडेक्स जो है अपनी, तो वो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का इतिहास देखेंगे पहले पहले हम। उसके बाद में दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है, उसके बाद में हम कश्मीर का भूगोल। एक्चुअली कश्मीर का इतिहास देखने से पहले हम कश्मीर का भूगोल देख लेंगे। ठीक है, भूगोल देखना जरूरी होता है, उसके बाद हिस्ट्री में जाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ तथ्य और आंकड़े देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगी। तथ्य और आंकड़ों में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को किस किस रिलीजन के आधार पर कैसे कैसे बांटा हुआ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरीके से कैसे बांटा हुआ है। फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद 370 की बात करेंगे। अनुच्छेद 370 क्यों बनाया गया, क्या वो है स्थायी है या अस्थायी है, क्या वो हटाया जा सकता है। मोदी सरकार जो इसी मुद्दे पर अपना जम्मू कश्मीर में वोट बैंक की, मोदी सरकार जिसने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा माइलेज दिया था, तो क्या 370 हटाने वाली है। उसके बाद में हम आपसा एक्ट के बारे में बात करेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के युद्धों के बारे में बात करेंगे कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 युद्ध हुए हैं और भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ है, क्यों क्यों हुए वो युद्ध और उन युद्धों का परिणाम क्या रहा, ये देखेंगे। वर्तमान स्थिति देखेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट क्यों है, वहाँ इतनी आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं। और उसके बाद में हम मेरे पर्सनल विचार, एक्चुअली ये नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो सीरीज है, मैं इसमें 360 डिग्री तो कवर करूंगा ही। मैं एक निष्पक्ष रह के सारी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। अंत में मेरे पर्सनल विचार भी रखूंगा, क्योंकि ऐसा है कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति सर बोलेंगे फिर सर आपने नॉलेज ऑफ ट्रुथ श्रृंखला का नाम ही क्यों रखा है जब आप लास्ट में अपने सत्य नहीं बता रहे हो। तो मैं कोशिश ये करूंगा मेरे पर्सनल विचार फाइनली कि क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर का समाधान, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप मेरे जो समाधान हो, मेरे जो सुझाव हो, उनसे संतुष्ट ना हो, पर मैं अपने सुझाव आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी इमेज वगैरह और मूवीज के नाम आपको यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताता चलूंगा कि कौन कौन सी मूवी आपको देख लेनी है। इसके बाद में मैं इस नॉलेज ऑफ ट्रुथ सीरीज में, केटी सीरीज में, बहुत सारी मूवीज का मैं विश्लेषण करूंगा कि आप इन मूवीज को, बहुत सारी मूवीज का मैं आपके लिए बोलूंगा कि आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग मैक की और ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर और इंडिया का, सबसे पहले इंडिया का नक्शा लगाता हूँ। देखिए ये इंडिया का नक्शा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंडिया का नक्शा। ये इंडिया का नक्शा आपको दिख रहा है। तो ऊपर की साइड में आपको जो ताज में अपना भारत का जो मुकुट जैसा दिख रहा है वो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। हमने शुरू से बचपन से यही जम्मू कश्मीर पढ़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर बहुत अलग तरीके से है। इसके अलग अलग भाग हैं, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है और ज़्यादातर हिस्सा जो है अपने भारत के कब्जे में है। लेकिन ये पूर्ण रूप से, ये पूरा पूरा हिस्सा जो है, पूरा पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का है। ठीक है, यानी UN जो कहता है उस बात को मानना चाहिए, और UN के नक्शे में जो है वो अपना भारत का पूर्ण नक्शा है। UN के नक्शे में जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ भारत का माना गया है। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। ये आप नक्शा ढंग से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी अपना भारत का नक्शा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। एक बार मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा आपके लिए बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नक्शा बना दिया है, जबकि स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया है।
यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की साइड वाली, आपकी स्क्रीन पे मैं पाकिस्तान लगा निकाल देता हूँ। देखो एक्चुअली में पाकिस्तान जो है वो 4 राज्यों में विभाजित है इस समय, मैं आपको बता चुका हूँ एक दो लेक्चर्स में, फिर भी आप देखिए। पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब भारत में थोड़ा सा ऐसा है, भारत में 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, पाकिस्तान के पंजाब की 12 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र पंजाब का पाकिस्तान के पास में है। पंजाब यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, पंच प्लस आब, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियों वाला है, उसमें सिंधु भी शामिल हो जाती है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे सिंध प्रांत है, उसके पास में बलूचिस्तान है, और उसके पास में NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसे ख्वाबर खा प्रांत भी बोला जाता है। तो पाकिस्तान के 4 राज्य हैं, वो आपको नाम देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें से जो मैंने नक्शा बनाया है जम्मू कश्मीर वाला, इस जम्मू कश्मीर को नॉर्मली 3 अलग अलग देशों के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। अभी देखिए मैं अभी एक्चुअल बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा का पूरा नक्शा जो है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का है, पूरा पूरा भारत का है, भारत इसे लेकर के रहेगा। लेकिन वास्तविकता अब ये इस तरीके से है कि जो मैं रेड लाइन के अंदर का एरिया बना रहा हूँ इस तरीके से, ये 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 अपने इंडिया का हिस्सा है इधर की साइड में, ठीक है। ये अपने इंडिया का हिस्सा है ये वाला, इसे हम आजाद कश्मीर बोलेंगे या भारत का कश्मीर बोलेंगे, भारत का जम्मू कश्मीर बोलेंगे, ठीक है। इसके इधर की साइड में जो आपको देख रहे होंगे ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला, इसके इधर की साइड में ये जो हिस्सा आप दिख रहे हैं इसे बोलते हैं POK, यहाँ से लेकर के इधर की साइड में POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसे बोलते हैं COK चाइना अधिकृत कश्मीर या अक्साई चिन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर के 3 भाग हैं, मैं आपको आगे पूरे लेक्चर में बताऊंगा कि ये 3 भाग कैसे हुए, कहाँ कहाँ से इसकी हिस्ट्री चली थी, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक जो अपना भारत वाला कश्मीर है यानी आजाद कश्मीर, और इधर की साइड में पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है जिसे हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं और पाकिस्तान वाले उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये पर्सपेक्टिव का व्यू होता है, ठीक है। ऊपर की साइड में आपको नॉर्थन एरिया यानी गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, उसके पास में आपको सक्षम वैली दिख रही होगी, और उसके पास में आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा होगा। उधर से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो अक्साई चिन आपको दिख रहा होगा, तो अक्साई चिन जो है वो चीन के हिस्से में है। बाकी जितने भी क्षेत्र मैंने बताए, सक्षम वैली जो वो भी चीन को दे दिया है पाकिस्तान ने। उसके अलावा जो अपना गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान वाला POK जो क्षेत्र है, और काराकोरम रेंज वाला अपना नॉर्थन एरिया, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो मैंने अब सबसे पहले इंडिया का मैप दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद में मैं जम्मू कश्मीर के मैप में एंटर कर गया था। तो अब हम कश्मीर की हिस्ट्री से शुरू करते हैं, सारा कुछ कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे कश्मीर का जो शुरुआत हुई थी, कश्मीर को किसने, देखो कश्मीर के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक मांडा नामक स्थान बताया था, तो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, यानी कि ये करीब करीब 5000 साल पुराने समय से ही है। भगवान शिव का बहुत बार उल्लेख मिलता है कि कश्मीर की घाटी के क्षेत्र में, यानी अपना ये वाला यहाँ पे जो क्षेत्र है, जैसे कि बताते हैं, वो अपने का भी उल्लेख मिलता है कि वो अपने कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में रहे थे किसी समय पे, ठीक है। उसके बाद में मेन जो उल्लेख मिलता है वो ऋषि कश्यप के बारे में। ऋषि कश्यप ने, माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि कश्यप ने अपने हाथों से वहां पे जो जमीन थी वो बैरन थी, यानी बंजर जमीन में बीच में एक नदी निकाली, जिसे एक नहर खोदी, और जिसका नाम दिया उन्होंने झेलम। तो झेलम नदी के चारों तरफ एक घाटी बन गई थी, और वहां पे ऋषि कश्यप ने कश्मीर में श्रीनगर नामक एक शहर बसा दिया था, ठीक है। तो आप इधर देखिए, ऋषि कश्यप जो है वो कश्मीर जो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूखी हुई भूमि, ठीक है। ऋषि कश्यप ने वहां पे नहर बनाई और वो स्थान जो है वो हरा भरा हो गया। बाकी उसके बाद में आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में जब मैंने बताया था, तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी फर्स्ट एडी में हुई थी, चौथे फर्स्ट एडी यानी 78 पहली शताब्दी में हुई थी, यानी 78 AD के आसपास में हुई थी। वो चौथी संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, और उस समय जो राजा थे वो थे वशिष्ठ। उस समय जो अध्यक्ष थे उस चौथी संगीति के वो वसुमित्र थे, और शासक जो थे वो कनिष्क थे। उसके अलावा कश्मीर का जो उल्लेख मिलता है वो अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलता है। ये तो नॉर्मल पुरानी हिस्ट्री आती है। अब ओरिजिनल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं जो हमें किताबों में और स्पष्ट रूप से मिलती है, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी बनाई हुई है, और एक एक करके इसे मैं फास्ट वे में चलता हूँ और पूरी कहानी बताता चलूंगा, एक एक चीजें, इसमें पूरा का पूरा इतिहास है कश्मीर का पिछले 4000 साल का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कश्मीर का उल्लेख मिलता है, हिंदसाम नामक एक यात्री आए थे हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन 600 ईसी के पास में, यानी 6वीं शताब्दी के बाद आसपास में। तो हिंदसांग जो आए थे हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो उन्होंने
एक कश्मीर ला नामक एक नोट लिखा था, उसमें कश्मीर का उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है। उसके बाद में कश्मीर का वर्णन मिलता है कल्लड़ द्वारा, एक रचित पुस्तक थी राजतरंगिणी, तो उसमें 12वीं शताब्दी की बात आती है। उसके बाद में कश्मीर वाले क्षेत्र पर पश्तून दुर्रानी एम्पायर का शासन हो गया था। पश्तून दुर्रानी एम्पायर आपने सुना होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अफगान पश्तून दुर्रानी और अपने मराठा शासकों के बीच में हुआ था, उससे पहले पश्तून दुर्रानी एम्पायर वालों ने ये कश्मीर वाला क्षेत्र पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1819 से 1822 तक राजा रणजीत सिंह जो सिख राजा थे, उनका पूरे पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ पे पूरा कब्जा था और उसके अंडर में आता था ये पूरा जम्मू कश्मीर। इस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर उनके अंडर में आता था। तो वो शासन को संभाल नहीं पाते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे सूबे रियासतों में बांटा हुआ था। तो ये वाला जो सूबा था वो राजा गुलाब सिंह को और जनरल जोरावर सिंह के हिस्से में दिया हुआ था। उन्होंने 1822 से 1840 तक उनके हिस्से में रहा। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों में और सिखों में युद्ध हुआ, अंग्रेज और सिखों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि एक तरीके से सिख हार गए थे और वहां पे उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी थी। लाहौर यहाँ पे पाकिस्तान में, इस जगह पे मैं आपको लोकेशन बना देता हूँ। लाहौर की संधि करनी पड़ी थी और लाहौर की संधि में अंग्रेजों को अंग्रेजों को ये कश्मीर देना पड़ा था राजा हरि सिंह के राजा राजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है। वहां से ये अपना जम्मू कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया और जो यहाँ के शासक थे या सूबेदार थे, जो आपने मैंने बताया था गुलाब सिंह, वो अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से उन्होंने उसे खरीद लिया था अपने लिए। कि तो ये अमृतसर की संधि हुई, गुलाब सिंह डोगरा को अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू कश्मीर बेच दिया गया। तो ये नॉर्मली फास्ट कहानी चल रही है, इस पे आप ज्यादा ध्यान न दीजिए, आगे कहानी बदलती जाएगी। तो अब यहाँ पे डोगरा शासकों का राशन हो गया है, इस जगह पे डोगरा वंश का शासन शुरू हो गया है, डोगरा वंश। तो डोगरा वंश चलता है, तो इसे अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट यानी राष्ट्रीय रियासत घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय रियासत एक तरीके से जैसा कि अपने राजस्थान की जितने भी रियासत थी, वहां पे अंग्रेजों का बड़े लेवल पे अधिकार रहेगा, छोटे छोटे काम उन्होंने लोकल राजाओं को दे दिए थे। तो जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय रियासत घोषित कर दिया था। उसके बाद में कंटिन्यूसली डोगरा शासक आते रहे, यानी गुलाब सिंह रहे, उसके बाद में रणवीर सिंह आए, उसके बाद में प्रताप सिंह आए, उसके बाद में हरि सिंह आए, उसके बाद में करण सिंह आए। मैं ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हो, लेकिन हिस्ट्री देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरा कहानी बताऊंगा 370 की और अपना यूएन में कैसे गए, वो पूरा भारत पाकिस्तान की युद्ध। हिस्ट्री देख लीजिए जल्दी जल्दी से। 1925 से 1947 तक राजा हरि सिंह का शासन था। अब 1947 में भारत आजाद होने वाला था। जब भारत आजाद होने वाला था तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जुलाई 1947 में पास किया गया, जिसके तहत उस अधिनियम में यह घोषणा की गई थी कि जितने भी देसी रियासत हैं वो चाहे तो भारत में मिल जाएं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, और चाहे तो वो स्वतंत्र हो जाएं, यानी अपने आप को एक अलग देश बना लें। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान था वो धर्म के आधार पर बना हुआ देश था। धर्म के आधार पर कोई भी देश यानी संप्रदाय के आधार पर बना हुआ देश था, और संप्रदाय के आधार पर देश कभी टिकता नहीं है। पाकिस्तान वाले चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि मुस्लिम माहौल है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने पाकिस्तान में मिल जाएगा। जबकि वहां का जो राजा था, राजा हरि सिंह, वो हिंदू था, और प्रजा जो थी बाहुल्य में 70-80% उस समय जो थी वो मुस्लिम थी। 70% के आसपास थी, अभी तो ज्यादा हो गई है वहां पे क्योंकि हिंदुओं को भगा दिया गया है। तो 70% के आसपास जो थी मुस्लिम जनसंख्या थी, लेकिन जनता सेकुलर थी, वहां की जनता नहीं चाहती थी पाकिस्तान के साथ में जाना। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो चाहता था कि ये हमारे साथ में मिले। तो उस समय भारत ने और पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बनाया, यानी विलय पत्र बनाया। जो रियासत भारत में मिलना चाहती है तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। राजा हरि सिंह जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, वो बफर जोन में नहीं फंसना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम दोनों से अलग अलग हैं, इधर की साइड में भारत, इधर की साइड में पाकिस्तान, हम अपना एक स्वतंत्र देश बना लेते हैं। हमारा जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, हमारी जनसंख्या मुस्लिम है और हम हिंदू राजा हैं, हम एक अलग देश बना लेते। यहीं पर राजा हरि सिंह बहुत बड़ी गलती कर गए। भारत और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम स्टिल स्टैंड रखना चाहते हैं, यानी जैसी स्थिति है वैसा ही रखना चाहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है इस समय और इसे अलग देश ही रखना चाहते हैं। भारत ने उस समय मना कर दिया था, क्योंकि भारत को पता था कि तुम अगर अलग राज्य रहोगे, अलग देश रहोगे, तो पाकिस्तान तुम पर हमला करेगा और पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को मिला लेगा। ये निश्चित सा था और आगे आने वाले समय पे हुआ भी यही था। राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, पाकिस्तान ने इधर की साइड से अपने लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर की तरफ कि जाओ और जम्मू कश्मीर पर हमला करके जम्मू कश्मीर को जीत लो। इस तरीके से पाकिस्तान ने एक नई रणनीति बनाई कि इधर की साइड से हमला करेंगे और जाके जम्मू कश्मीर को जीत लेंगे। ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। इधर की साइड से उन्होंने कुछ कवालियों को भेजा था
कुछ अफगान पठानियों को भेजा था और कुछ पाकिस्तान के सैनिकों को एक ट्राइबल वेशभूषा में भेजा था। यानी सैनिकों के रूप में नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के एक तरीके से राष्ट्रपति जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक आपस में तुम लड़ोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यहाँ से एक शांतिपूर्वक देश छोड़ के जाऊं। तो यहाँ से उन्होंने एक कबायली वेशभूषा में अपने लड़ाकों को भेजा था और उन्होंने इधर की साइड में जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। श्रीनगर यहाँ पे है, इस जगह पे। श्रीनगर राजधानी थी, जम्मू यहाँ पे है। जम्मू बाद में राजधानी बनाई गई है, अभी दो राजधानियां। तो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और जब वहां पे राजा हरि सिंह को पता चला कि इधर की साइड से पाकिस्तान की तरफ से सैनिक आ रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो वो राजा हरि सिंह घबरा गए। राजा हरि सिंह सहायता के लिए गए जवाहरलाल नेहरू के पास में। जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे बाय डिफॉल्ट बचपन से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, कश्मीर घाटी में हुआ था। तो राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने वो कागज पेश कर दिया, ये लीजिए कागज, पहले इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम आपके साथ में मिल रहे हैं। जैसे ही आप इस पर हस्ताक्षर कर दोगे तुरंत हम अपनी सेना श्रीनगर में भेज देंगे। कुछ दिनों तक राजा हरि सिंह ने अदर में रहे, सोच विचार करते रहे, लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर वो दस्तखत नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, तो उधर की साइड से जो कबायली पठानी आ रहे थे, पाकिस्तान की सैनिक जो आ रहे थे, वो पूरे श्रीनगर पे कब्जा कर लेते। हाँ, उसके बाद में राजा हरि सिंह ने उस पर दस्तखत कर दिए और जैसे ही दस्तखत किए, भारत की सेना श्रीनगर पहुंच गई और श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया, ठीक है। लेकिन तब तक वो कबायली इस वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक, यानी जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा ऐसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब भारत की सेना ने इधर से वापस से रिटेलिएट करना शुरू किया, वापस से आक्रमण करना शुरू किया और उन्हें पीछे ढकेलना शुरू किया। भारत उसे पीछे ढकेल ही रहा था, धीरे धीरे ढकेल रहा था, लेकिन बीच में जवाहरलाल नेहरू जी को एक नया आइडिया आ गया, नहीं, हम दोनों देशों के बीच में लड़ाई है, तो ऐसा करते हैं, यूएन चलते हैं। एक्चुअली में वो बहुत बड़ी गलती माना जाता है जवाहरलाल नेहरू की, कि यूएन जाना, क्योंकि भारत के पास में जब सैनिक अच्छे थे, भारत के पास में जब ताकत थी, तो पहले इन्हें पूरा खदेड़ देना चाहिए था। भारत यूएन चला गया, यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद में एक कमेटी बताई और यूएन ने कहा कि जैसा है अभी उसी जगह पे सीज फायर कर दो। सीज फायर का मतलब है कि जहां पे जैसे हो वहीं पे रुक जाओ, यानी आपने बंदूक तानी हुई है, अब बंदूक से गोली नहीं निकालनी है, अभी आपको यहीं पे रुक जाना है, सीज फायर कर दो। तो उस समय जो सीज फायर हुई थी, उस समय तक जो पाकिस्तान के हिस्से में, इधर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में था और इधर की साइड वाला भारत के हिस्से में था, तो वहां पे सीज फायर कर दी गई और यूएन ने कहा था कि यहाँ पे हम जनमत संग्रह कराएंगे। पहले पाकिस्तान को उधर जाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानियों को, यानी पाकिस्तान के सैनिकों को बाहर निकलना पड़ेगा, भारत के सैनिकों को बाहर निकलना पड़ेगा और हम जनमत संग्रह करवाएंगे। तो ऐसा यूएन ने कहा था। उसके बाद में ना पाकिस्तानी वापस हटे, ना भारत के सैनिकों के, ना भारत ने कभी जनमत संग्रह करवाया। चलो आगे देखते हैं, नोट्स के हिसाब से देखते हैं, कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 में आया, उसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप लोकतांत्रिक हो चुके हो लेकिन रिपब्लिक नहीं हो। रिपब्लिक यानी देश का जो राजा है, देश का जो मुखिया है, वो जनता नहीं चुन रही है। उस समय 1947 से 1950 तक, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ था। उस समय पूर्ण रूप से संप्रभु हुआ था भारत। उस समय तक डोमिनियन था, अधिशासी था। 1950 तक गवर्नर जनरल होता था, शुरुआत में लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद में 1950 तक गवर्नर जनरल होता था, तो उसमें शुरुआत में जो थे लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1950 में जैसे ही भारत का संविधान घोषित हुआ, उस समय भारत जो था वो रिपब्लिक हो गया था, यानी देश का मुखिया भी जो है जनता चुनने लग गई थी। 1947 में पाक समर्थित कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। ये बात चल रही है अक्टूबर 1947 की। राजा ने 25 अक्टूबर 1947 को जो विलय दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, 25 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र पर, विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी वो भारत के साथ ऑफिशियली मिल गए थे। उसके बाद में भारत ने सेना भेज दी थी और भारत ने सेना भेज करके उस कश्मीर को, श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया था, ठीक है। और उस समय वहां पे शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छे, शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। डॉक्टर करण सिंह जो उस समय वहां के राजा थे, यानी जो राजा हरि सिंह के बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, उनको सदर रियासत बना दिया गया था मार्च 1948 में। भारत में उधर की साइड में, भारत में अपने दिल्ली में संविधान सभा बनी हुई थी। ये बात 1948 के आसपास में चल रही है, तो आपको पता ही होगा 1940 से लेके 1940, 9 दिसंबर 1940 से लेके अपना 26 नवंबर 1949 तक अपनी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। तो भारत में संविधान सभा अपने आर्टिकल बनाई रही थी, तो उसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, क्योंकि जब राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए थे तो उन्होंने कुछ विशेष मांगे रखी थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मान लिया था। तो आर्टिकल 370 पारित किया गया था, जिसका अंबेडकर ने विरोध किया था। नेहरू और पटेल ने समर्थन किया था। नेहरू ने इसलिए समर्थन किया था
कि नेहरू चाहते थे कि हाँ इनकी मजबूरी से इनकी क्योंकि नेहरू चाहते थे कि राज्य राज्य से सारे काम होने चाहिए, राजा हरि सिंह जो मांग कर रहे हैं उन्हें मांग लेते हैं। पटेल ने इसलिए समर्थन किया था कि अब भी हम कर लेते हैं, अभी इन्हें जम्मू कश्मीर की सारी बातें मान लेते हैं, कुछ समय बाद में हम सारी बातों को खत्म कर देंगे। लेकिन पटेल जो चले गए उसके बाद में वो 370 वाला जो आर्टिकल था वो लॉन्ग रन में चला गया। आगे बात करेंगे आर्टिकल 370 की। उसके बाद में भारत और चीन में युद्ध हुआ 1962 में, जिसे आप जानते ही हैं, अक्साई चिन युद्ध वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के कब्जे, उस युद्ध में अक्साई चिन वाला जो क्षेत्र था वो अपने चीन के कब्जे में चला गया था। वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। भारत और पाकिस्तान में 1965 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और बॉर्डर मूवी उसी पर आधारित है, आपने देखी होगी, ठीक है, रॉ। उस समय के बाद में रॉ की स्थापना की गई थी। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया था, जम्मू कश्मीर के राजा की विशेष मांग पर। आर्टिकल 327 आर्टिकल 370 जो है वो भाग 22 का हिस्सा है। भाग 22 वाले जो आर्टिकल है वो अस्थायी है, संक्रमणकालीन है तथा विशेष प्रावधान है। अस्थायी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अस्थायी, ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है। उस समय जब ये संविधान में डाला जा रहा था आर्टिकल, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्तता दी जा रही थी, तो अंबेडकर ने इस आर्टिकल का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तो बातें मान ली थी, पटेल ने भी बात इसलिए मानी थी क्योंकि पटेल चाहते थे कि अभी जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर हिस्सा हो जाए भारत का, बाद में मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। लेकिन पटेल ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। अगर पटेल 10-20 साल और जीवित रहते तो आर्टिकल 370 को उसी समय खत्म करवा दिया जाता। लेकिन पटेल के बाद में नेहरू ने एक्शन नहीं लिया, बाद में फिर राजनीति ऐसी हो गई कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया आर्टिकल 300 में। अब देखते हैं कि सन 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था। भारत और चीन में, चीन अपना पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसकी जो आर्मी है उसे रेड आर्मी यानी रेड आर्मी या पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक आर्मी बोला जाता है, पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है उसे। तो 1962 में भारत और जो चीन के संबंध थे 1962 तक बहुत अच्छे थे। भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो चीन के बहुत अच्छे समर्थक थे। उन्होंने यूएन में, जब यूएन ने बोला था कि भारत को परमानेंट सदस्य बनाया जाना चाहिए, तब भारत की बजाय जवाहरलाल नेहरू ने चीन को परमानेंट समर्थन भारत की बजाय जवाहरलाल नेहरू ने चीन को परमानेंट सदस्य बनाने पर जोर दिया था। जबकि यूएन तो उसे देश तक नहीं मान रहा था, क्योंकि यूएन ने बोला था कि ये जो अपना चीन है ये एक पूर्ण रूप से देश नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन था और कम्युनिस्ट शासन से यूएन को नफरत थी उस समय, ठीक है। तो उस समय भारत ने चीन का समर्थन किया था, लेकिन और भारत और चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी चल रहे थे। कुछ समय पहले 1960 के आसपास में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलकर एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से वापस गए, जाते ही उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण कर दिया था। एक्चुअली में भारत के पास में वो उस समय भारत उस युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं था। भारत की जो सेनाएं थी वो मैदानी इलाकों के हिसाब से फिट थी। चीनी जो सैनिक थे वो पहाड़ी पर्वतीय इलाकों से फिट थे। चीन ने पर्वतीय इलाकों से इधर की साइड में इस वाले क्षेत्र पर हमला किया इधर, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है इधर वही हमला किया था। भारत के सैनिक उस समय एक तरीके से फिट नहीं थे उस युद्ध के लिए, और भारत को उस युद्ध में आप एक तरीके से मान सकते हो भारत के साथ में एक बहुत बुरी पराजय हुई थी। उसमें पराजय तो क्या हुई थी कि भारत उस समय तैयार नहीं था, तो चीन ने ऊपरी इलाकों से आक्रमण किया, तो भारत के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। और चीन ने बहुत सारे से इधर वाला ये वाला हिस्सा और ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में चीन ने अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा तो दे दिया था वापस, और खुद वापस चले गए थे, लेकिन अक्साई चिन वाला हिस्सा अभी भी चीन के हिस्से में। एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब ज्योग्राफी बता रहा था राजस्थान वाली, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पर्वतीय इलाका है, ये वाला पूरा पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पे अपने को जाना, वहां उधर पहुंचना बहुत कठिन होता है उधर की साइड में। तो मैंने इसलिए बताया था कि अगर जम्मू से और कश्मीर के बीच में एक लंबी सुरंग बनाई गई है, वो तो हिमालय पर्वतमाला को काट कर ही बनाई गई है, तो उधर की साइड में जो स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, और उसके कुछ समय बाद में रॉ की स्थापना की गई थी, रिसर्च एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी, जो अपना आप देखते ही हैं सलमान खान का एक था टाइगर वगैरह, ऐसी फोर्स 2 वगैरह, उन मूवीज में रॉ का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान 2 भागों में बना हुआ था। इधर की साइड में ये जो अपना बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और इधर की साइड में ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है ये वाला जो अभी हम देखते हैं, ये अपना पश्चिमी पाकिस्तान था ही, ठीक है। तो वहां पे 1971 में जो चुनाव हुए थे, तो पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे,
इन लोगों ने, ये जो लोग थे इधर वाले पश्चिमी वाले, इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें थोड़ा सा नीचा मानते हैं, नीच मानते थे उन्हें, छोटे लेवल का मानते थे, लोअर कास्ट का मानते थे एक तरीके से। तो उन्होंने यार हम यहाँ के और हमने ही पाकिस्तान आजाद कराया और तुम्हें अपना प्रधानमंत्री कैसे मान सकते हैं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ के लोगों को विद्रोह करने के लिए अपनी आर्मी भेज दी थी, यहाँ के लोगों को दमन शुरू कर दिया था। तो लोग यहाँ से निकल निकल के भारत की साइड में आ रहे थे। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आगे पूरी उसमें कहानी देखेंगे हम। उसके बाद में बांग्लादेश में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हुआ और बांग्ला मुक्ति वाहिनी मोर्चे की शुरुआत हो गई थी 1971 में। भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा उस ऑपरेशन का नाम था, पोखरण फर्स्ट उस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1984 से यहाँ पर सियाचिन नामक एक जगह है, वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहती हैं और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था सियाचिन के पास में ही। ठीक है, फिर आगे जम्मू कश्मीर की कुछ बातें करते हैं कि 1987 में जम्मू कश्मीर के राज्य में चुनाव हुए थे। मैं फर्स्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आगे विश्लेषण करूंगा सारी चीजों का। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तो उसमें कुछ धांधली हो गई थी चुनावों में, तो वहां की जनता में अनरेस्ट हो गया था और उस अनरेस्ट का या अशांति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने फंडिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान ने अपने अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर में एंटर करा दिया था। 1987 के बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई थी। 1987 के बाद में जम्मू कश्मीर एक तरीके से पाकिस्तान जो सोच भर रहा था जम्मू कश्मीर के युवाओं में, वही जम्मू कश्मीर के युवाओं की सोच बढ़ती जा रही थी। 1988 से उग्रवाद की शुरुआत हो गई थी और भारत सरकार ने वहां पे आफ्स्पा नामक एक्ट जो है वो लगा दिया था। आफ्सा एक्ट जो है 1958 में बनाया गया था और 1988 में जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। और उसके बाद में कुछ एक बिंदु में आपको पढ़ देता हूँ। 1990 में कश्मीरी पंडितों ने पलायन शुरू कर दिया था। चौथा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, सियाचिन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा अपने भारत की संसद पर हमला किया गया था 2001 दिसंबर में। उसके बाद में 2008 में अपने भारत में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिन्हें 9/11 के नाम से जाना जाता है, ताज होटल में जो हुआ था। उसके बाद में 2010 से अनरेस्ट हो गया था। 2008 में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए थे। 2008 में चुनाव में जो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थे उसके उमर अब्दुल्ला सीएम बने थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसके उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में 2013 में पाकिस्तान चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की और 2014 में अपनी नरेंद्र मोदी सरकार बन गई थी। 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी है और मोदी एक नई नीति के साथ आए। पहले तो उन्होंने एग्रेसिव नीति अपनाई, उसके बाद में सॉफ्ट होने की कोशिश की। लाहौर गए थे, लाहौर में उन्होंने उनके बर्थडे पर जाके मिले थे नवाज शरीफ के, लेकिन जैसे लाहौर से वापस आए तो पठानकोट हमला हो गया था। उसके बाद में अपनी सरकार जो है फिर से एग्रेसिव हो गई थी। तो अपनी सरकार ने आर्मी को ओपन एंड दे दिया कि आप अगर पाकिस्तान के व्यक्ति अगर पाकिस्तान के सैनिक अगर हमला करते हैं और 1-2 सैनिकों को भी मारते हैं तो उसके बाद में आप उनके 5 सैनिकों को 10 सैनिकों को मारो। ठीक है, तो इसमें आपके लिए मैं एक मैप दिखाता हूं और उसमें आपको बताता हूं रेड क्लिफ नामक रेखा और मैकमोहन रेखा क्या है। तो आप मैप में देखिए रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। आपकी स्क्रीन पर ये जो इमेज लगी हुई है आप इसमें देखें। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बनाने थे। तो देशों को बनाने के लिए उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर साइरिल रेडक्लिफ नामक एक व्यक्ति को चुना गया था कि आप जाइए और एक रेखा खींच दीजिए ताकि पता चल जाए कि इधर की साइड में भारत है, उधर की साइड में पाकिस्तान है। तो वो इतने ज्यादा जानकार तो थे नहीं सर रेडक्लिफ, तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से ये रेखा बना दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दोनों क्षेत्रों में बनाई गई थी। तो ये याद रखना 1947 में सर रेडक्लिफ रेखा बनाई गई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। जहां जहां आप रेड दिख रहा है यानी पूर्वी वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, जिसे आज के समय पे बांग्लादेश बोला जाता है। बांग्लादेश पहले अलग देश नहीं था, बांग्लादेश 1971 में अलग देश बना है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था 1971 तक, इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, उधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान, यानी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के दोनों भागों के लिए बनाई गई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लिए। मैकमोहन रेखा जो थी वो 1914 में बनाई गई थी, भारत और तिब्बत के बीच बनाई गई थी। भारत यानी ब्रिटिश राज भारत, भारत तो कोई अलग सॉवरेन देश था ही नहीं, ब्रिटिश राज वाला जो भारत था और तिब्बत वाले जो थे क्षेत्र थे उनके बीच में बनाई गई थी। यानी ये वाली रेखा यहाँ से इधर की साइड से ये वाली रेखा इस तरीके से, और इधर की साइड में ये तिब्बत वाली जो रेखा बनाई गई थी भारत और तिब्बत के बीच में बनाई गई थी उस समय। तो मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी 1914 में बनाई गई थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, और जैसे आज का चीन मानने से इनकार करता है, आज का चीन इसलिए नहीं मानता कि तिब्बत जो था उस समय एक स्वतंत्र देश था। 1949 में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके जीत लिया और तिब्बत को अपना क्षेत्र बना लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया तिब्बत को। तिब्बत अभी चीन का हिस्सा है। तो चीन बोलता है कि 1914 में हम थे ही नहीं, तो हम इस रेखा को नहीं मानेंगे। तो ये कैसी विडंबना है, ये अपनी सोचने लायक बात है।
ठीक है, अभी मैं कश्मीर के भूगोल का आपके लिए इमेज लगाता हूँ, आप इमेज देखिए। पहले आप ज्योग्राफिकल इमेज देख लीजिए। ये मैं आपको मैप में एक बार बता भी चुका हूँ। ये सारा लेक्चर्स जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, पॉलिटी भी कवर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको नदियां दिख रही होंगी। पहले तो नदियां देख ऊपर की साइड से देखिए, आपको जहां जहां पे थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड दिख रहा होगा, वहां पे आपको हिमालय दिख रहा होगा, उसके बाद में नदियां दिख रही होंगी। तो नदियां जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो नाम बोल देता हूं मैं। इंडस नदी आपको दिख रही होगी, जो अपने तिब्बत वाले रीजन से मानसरोवर लेक से निकलती है और जम्मू कश्मीर में होते हुए अपने पाकिस्तान में एंटर करती है और नीचे की साइड में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही है और अपने अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न ले रही है और नीचे की साइड में बंगाल सागर में गिर रही है। भारत की तो गंगा नदी है ही है। उसके अलावा ऊपर चीन की साइड में देखिए येलो रिवर, जिसे पीली नदी भी बोलते हैं। और अपने एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग, देखिए यांगटीसी क्यांग आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली सबसे लंबी नदी दिख रही है। उसके बाद में उनसे यांगटीसी क्यांग से जस्ट नीचे जो है मेकोंग रिवर है। उसके अलावा साल्विन नदी है, उसके बाद में इरावदी नदी है। तो ये जो नदियां हैं मेकोंग, साल्विन और इरावदी, ये अपनी एक तरीके से पूरब और दक्षिण, यानी दक्षिण पूरब का एशिया है उसकी नदियां हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियां हैं। अब पर्टिकुलरली अब पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर पर ले आता हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर। तो मैं आपको पहले यहाँ पे मैप में बताता हूँ। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर को पूरे 7 भागों में बांटता हूं मैं। पहले तो 3 देशों में, 3 अलग अलग 3 देशों में बांट दिया। ये चीन वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये भारत का और ओरिजिनल जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब भारत के भी जम्मू कश्मीर को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक नीचे की साइड में यहाँ पे है, ये इसे बोलते हैं जम्मू क्षेत्र। उससे ऊपर है ये कश्मीर क्षेत्र और इधर की साइड में है लद्दाख क्षेत्र। ये कश्मीर है, ये जम्मू है, ये लद्दाख है। जम्मू में अपने हिंदू ज़्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य है और लद्दाख में अपना बौद्ध बाहुल्य ज़्यादा है। उसके बाद में पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है, उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक ये वाला कश्मीर, इसे उधर की साइड में पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में, जबकि हम बोलेंगे उसे गुलाम कश्मीर। क्या बोलेंगे? गुलाम कश्मीर। और इसे बोलते हैं नॉर्थर्न एरिया, नॉर्थर्न एरिया यानी उत्तरी क्षेत्र। इसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान नाम अगर आपने सुने हो। 15 अगस्त 2016 के भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले से बोला था गिलगिट बाल्टिस्तान और इधर की साइड में बलूचिस्तान, इन जगहों पर पाकिस्तान जो है एक तरीके से अत्याचारी नीति अपना रहा है। वहां के जो संसाधन है उन्हें निकाल रहा है और उन लोगों को गरीब छोड़ रहा है। तो ये नाम आपने सुना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के नॉर्मली 3 देशों में बटा हुआ है पूरा पूरा जम्मू कश्मीर। एक अपने भारत के हिस्से में, एक पाकिस्तान के हिस्से में और एक अपना चाइना के हिस्से में। ठीक है, उन तीनों देशों के बीच में भी इसके छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं। ठीक है, एक हिस्सा जो है अपने भारत में भी 3 हिस्से हैं। नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू का हिस्सा है। उससे ऊपर का हिस्सा जो है वो कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, और इधर की साइड में लद्दाख, और ये अपना पूरा भारत है। ये आपको इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा। पाकिस्तान वाली बात, इस क्षेत्र की बात करते हैं। इधर की साइड में यहाँ पे गुलाम कश्मीर है पाकिस्तान का, नीचे वाले क्षेत्र में, और ऊपर की साइड में नॉर्थर्न एरिया बोलते हैं जिसे गिलगिट और बाल्टिस्तान बोलते हैं। 15 अगस्त 2016 के भाषण में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगिट बाल्टिस्तान का और बलूचिस्तान का नाम दिया था। उन्होंने बोला था कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की सरकार सामान्य जनता पर अत्याचार कर रही है। ठीक है, तो आजकल का अभी कल परसों की खबरों में पढ़ा था कि यहाँ पे गुलाम कश्मीर में आजकल पाकिस्तान के विरोध में बहुत ज़्यादा नारे लगाए जा रहे हैं और वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं चीन का। इधर वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन, ये चीन वाला, अब जो चीन के क्षेत्र में, इसे बोलते हैं अक्साई चिन। मैप में आप आसानी से देख सकते हैं नॉर्थर्न एरिया। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे सच्चम वैली, सच्चम वैली के नीचे सियाचिन ग्लेशियर और बीच में आपको काराकोरम पास दिख रहा होगा। काराकोरम पास यानी दर्रा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो उत्तर से जितने भी लोग आते हैं वो काराकोरम पास से ही आते हैं। उसके बाद में अक्साई चिन आपको दिख रहा होगा। और इधर की साइड में आइए अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहां पे आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ है, ये गलत है, इसे गुलाम कश्मीर मानिए। हमारी दृष्टि से वो गुलाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर अपना वाला हिस्सा है। उस आज़ाद कश्मीर या गुलाम कश्मीर की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। और ऊपर की साइड में नॉर्थर्न एरिया है, वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान। अपना जो भारत में जम्मू कश्मीर है उसके 3 भाग हैं, जम्मू और कश्मीर वाला जिसकी राजधानी श्रीनगर है, उसके बाद में लद्दाख वाला जिसकी राजधानी क्षेत्र जो है वो लेह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्रीनगर से और लेह जाने के लिए बीच में
श्रीनगर से और ले जाने के लिए ये राजमार्ग यूज किया जाता है। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, और पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि इस सियाचिन ग्लेशियर को, इस सियाचिन वाले ग्लेशियर को यहाँ पे ये जो हाईवे ऐसे ब्लॉक कर दिया जाए, तो ब्लॉक करने के बाद में भारत का लद्दाख से कनेक्शन टूट जाएगा। तो पाकिस्तान ये चाहता, 1999 का कारगिल युद्ध इसी बात के ऊपर हुआ था। आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटली कुल 7 भागों में बांट दिया, 3 भारत के हिस्से में, 2 पाकिस्तान के में, और अक्साई चिन और सक्षम घाटी जो है वो अपने चीन वाले क्षेत्र में आ गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 भारत में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गुलाम कश्मीर, नॉर्थर्न एरिया यानी गिलगित बाल्टिस्तान, और चीन के कस्बे में अक्साई चिन और सक्षम घाटी। सक्षम घाटी एक्चुअली में थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने चीन को वो एक तरीके से दे दिए गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो ये हिमालयी क्षेत्र है पूरा जम्मू कश्मीर, वहाँ पे बर्फीला इलाका है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में घाटियाँ हैं। घाटियाँ मतलब ये है कि इन द सेंस ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इधर की साइड में ऊपर वाला ये हिमालय है, लेकिन बीच में कुछ पहाड़ियों के बीच में, घाटियों का मतलब मैंने बताया था कि अगर 2 पहाड़ी हैं बड़ी बड़ी और उनके बीच में समतल मैदान जो बन जाता है उसे घाटी बोलते हैं, और समतल मैदान बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से एक बहुत ही उपजाऊ समतल घाटी है, समतल मैदान है, जिसे कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी बोला जाता है। तो ये सब जो अपने आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो इसी क्षेत्र में होती हैं, कश्मीर वैली में ही। ठीक है, अभी बात करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। पता, यहाँ पे ज्यादातर जनजाति जनसंख्या रहती है, पशुपालक रहते हैं, जो गुज्जर बकरवाल जनजाति है वहाँ पे वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो शहरों में कम रहते हैं, अभी धीरे धीरे शहरों में लोग बढ़ रहे हैं, बाकी नॉर्मली वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन 7 क्षेत्रों की जनसंख्या और इनमें कौन कौन सी जो रिलीजन है वो ज्यादा है। इसमें पूरी जो सारणी बनाई हुई है मैंने उसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है, उसको इस समय शासन कौन कर रहा है और कौन उस पर दावा करता है, वहां की जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या में से हिंदू कौन है, मुस्लिम कितने हैं और अन्य कितने हैं। तो पहला जम्मू क्षेत्र। जम्मू जो है वो भारत का निचला वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे नीचे वाला हिस्सा है। जम्मू भारत का निचला निचला हिस्सा है, ये भारत के द्वारा शासित है। इस समय पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है। ठीक है, पाकिस्तान तो पूरे जम्मू कश्मीर को अपना बताता है, ओरिजिनली में पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। ठीक है, वहां पर 45 लाख जनसंख्या रहती है, उसमें से 65% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम हैं और 5% के आसपास में सिख हैं। दूसरा कश्मीर घाटी, ये वाला ऊपर वाला जम्मू से ऊपर की साइड में ये पूरा वाला क्षेत्र, और इसमें भी यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, इसे बोलते हैं कश्मीर घाटी। ये भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान बोलता है कि हमारा है। उसके बाद में यहाँ पे जनसंख्या जो वो 55 लाख है, 55 लाख वहाँ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसमें से 55 लाख में से अभी 2% के आसपास हिंदू हैं। पुराने समय पे 1990 तक, आज़ादी के टाइम पे तो 15% के आसपास थे, 1990 तक 10% थे, अभी 2% ही रहे वहाँ पे। और 97% मुस्लिम है और 1% वहाँ पे सिख मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा क्षेत्र, ये वाला अपना लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में वो भारत के हिस्से में पाकिस्तान अपना बताता है, वहाँ पे 3 लाख जनसंख्या है, उसमें से 6% हिंदू हैं, 44% मुस्लिम है और 48% जो है अपने बौद्ध बाहुल हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें रेशियो बिगड़ गया है, तो 50% के आसपास जो है अपने बौद्ध समुदाय के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं गुलाम कश्मीर, ये वाला हिस्सा इधर की साइड में गुलाम कश्मीर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है पूरा, अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत इसे अपना बताता है और एक्चुअली में ये भारत का ही है, भारत का ही होना है, इसे बाद में समय के साथ में पता चलता जाएगा। तो यहाँ की जनसंख्या है 26 लाख, वहाँ पे 100% मुस्लिम है। निश्चित सी बात है, पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है, मजबूरी मान लो या कुछ भी मान लो, पाकिस्तान तो है ही धर्म के आधार पर बना हुआ। अगर धर्म उनका फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो एक तरीके से उनके साथ में अत्याचार होता ही है। बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पाकिस्तान का कब्जा है, इंडिया उसे अपना बताता है। वहाँ पे 10 लाख जनसंख्या रहती है और 100% मुस्लिम है, निश्चित सी बात है। अक्साई चिन, अक्साई चिन चीन के कब्जे में है और इंडिया अपना बताता है। सक्षम घाटी चीन के कब्जे में, इंडिया अपना बताता है। यहाँ पे लोग नहीं रहते, नाम मात्र लोग रहते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये सभी 7 क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऑल जम्मू कश्मीर बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने उसमें पूरा आज की वास्तविक स्थिति बताई है, लेकिन पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो आतंकवादी समूह है, इतनी घटनाएं होती रहती हैं, उनमें मुख्य किरदार कौन है, इसमें पूरी जो घटना है इनमें मुख्य रोल कौन निभा रहा है।
ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तीन भाग हैं इसमें, भारत है, पाकिस्तान है और आतंकवादी समूह है। भारत में इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी का मैं आपको, अगर आपको पता हो तो तीन भागों में बांटा हुआ है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। थल सेना के अध्यक्ष जो है इस समय बिपिन रावत हैं, और इनसे पहले जो थे दलबीर सुहाग थे। जल सेना के इस समय जो अपने चीफ हैं वो आर के धवन है, और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जो अरूप राय है। तो ये इंडियन आर्मी है अपनी साइड में, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और उसके बाद में अपनी भारत सरकार है। हाँ, मैं आपको जम्मू कश्मीर वाला पार्ट फर्स्ट बता चुका हूँ, उसमें आपको जम्मू कश्मीर के जो एरिया है वो बता चुका हूँ। इधर की साइड में देखिए, पहले मुझे बताते चलिए कि कितने भागों में अभी जम्मू कश्मीर जो है वो बटा हुआ है, कितने देशों में बटा हुआ है। नॉर्मली तीन देशों में। एक अपना वाला इंडिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, इंडिया वाले को आज़ाद कश्मीर बोलेंगे हम, ठीक है। पाकिस्तान वाले उसे चाहें तो गुलाम कश्मीर बोल सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान वाला ये वाला, उसे पीओके बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, उसे गुलाम कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाला सीओके यानी चाइना अधिकृत कश्मीर, और इधर वाला पीओके, और इधर वाला इंडिया का JNK। अभी जम्मू कश्मीर को भी मैंने तीन भागों में बांटा था स्पेशली, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को भी, ये वाला नीचे वाला क्षेत्र कौन सा हुआ, जम्मू। जम्मू में कौन बाहुल्य में रहते हैं, हिंदू बाहुल्य में रहते हैं। ये ऊपर वाला कौन सा हुआ, कश्मीर। कश्मीर में कौन बाहुल्य में रहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य। और इधर वाला लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में बौद्ध बाहुल्य। पाकिस्तान वाले को मैंने दो भागों में बांटा था, एक तो यहाँ तक वाला था, ठीक है, इसे मैंने बोला था कि गुलाम कश्मीर, क्या बोला था, गुलाम कश्मीर। और ऊपर वाले को बोला था नॉर्थर्न एरिया, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। आगे समझ में। उसके बाद में COK, चाइना अधिकृत कश्मीर, और इसके पास में मैंने यहाँ पे बताया था सक्षम घाटी है, सक्षम वैली बताई थी। यहाँ पे सक्षम वैली थी पाकिस्तान के पास में, लेकिन पाकिस्तान ने अभी चीन को दे दी है अपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह के काम करने के लिए, ठीक है। COK यानी चाइना अधिकृत कश्मीर, ये से अक्साई चिन्ह भी बोला जाता है, अक्साई चिन्ह भी बोला जाता है। बाकी यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, ये तो तुम्हारी समझ में आ ही रहा होगा। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे इंसान का रहना नामुमकिन है। टेम्परेचर कम है, पहाड़ ज़्यादा है, खेती कर नहीं सकते, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते तो खाने की प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, एक तरीके से कोई रहता ही नहीं है। तो इसमें मैं आपको मुख्य किरदार बताने वाला था, ठीक है। अब देखिए, मुख्य किरदार में तीन पार्टी हो गई इसमें। हाँ, एक तो हो गया अपना इंडियन आर्मी, एक हो गया पाकिस्तान, और एक हो गया आतंकवादी समूह। आप मोबाइल मत देखिए, आपको सब पता है, तो मैं जिस साइड में देखते चलिए मैं बताता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन आर्मी में इंडियन साइड में सबसे पहला जो है वो इंडियन आर्मी हो गई। इंडियन आर्मी का चीफ याद हो तो बताइए, बिपिन रावत हैं। इनसे पहले कौन थे, दलबीर सुहाग थे। आर्मी के तीन भाग होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। अब जल सेना के जो चीफ हैं वो कौन है, सुनील लांबा। सुनील लांबा, उससे पहले जो थे RK धवन थे, ठीक है। उसके अलावा अपनी एयरफोर्स है, उसके चीफ कौन है, अपने ACM अरूप राहा, ठीक है। ACM यानी एयर चीफ मार्शल अरूप राहा। तो ये अपनी इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है। उसके बाद में आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में आता है CRPF। उसके बाद में GI है, तो है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो है एक साइड में पार्ट, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा वो सारी चीज़ें। और इसमें GI अपना प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, और राष्ट्रपति कौन है, अपने कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। और इसमें एक जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी अपनी एक तरीके से प्रो इंडिया है, वो भारत का समर्थन करती है इस मामले में, वो भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ दो ही पार्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, एक है PDP और एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो की थी वो शेख अब्दुल्ला ने की थी, यानी उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उनके दादाजी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। शुरुआत में क्या है, जवाहरलाल नेहरू का जो कश्मीर घाटी में जन्म हुआ है, जवाहर जी हैं वो पंडित जी हैं, कश्मीर में उनका जन्म हुआ है। जवाहर के पिताजी का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, वो कश्मीर के ही जमींदार थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं PDP का मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसकी जो चीफ इस समय जो है वो महबूबा मुफ्ती है। इससे पहले इनके पिताजी थे, उनका क्या नाम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी डेथ हो चुकी है 2016 में। तो अपनी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी इंडिया समर्थन पार्टी है, ठीक है। PDP को पहले अलगाववादी पार्टी बोला जाता था शुरुआत में, अब क्या है, PDP भी इंडिया की साइड में समर्थन करने लगी। अब तो BJP के साथ में उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो प्रो इंडिया हो गई है। पाकिस्तान की साइड में देखते चलिए, पाक आर्मी का जो अध्यक्ष है वो कमर जावेद बाजवा है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, जनरल राहल शरीफ। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जनरल राहल शरीफ पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कोई आर्मी चीफ शांतिपूर्वक अपना पद छोड़ के चला गया होगा। ऐसा पहले नहीं हुआ था, हमेशा यही होता था, जब भी आर्मी चीफ रिटायर होता था कुछ ना कुछ गुंडागर्दी करके वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से हटा करके, राष्ट्रपति को हटा करके खुद अपनी कब्जे पे आ जाता था। तो पहली बार हुआ है जनरल राहल शरीफ। बाकी परवेज मुशर्रफ, अयूब खान वगैरह पुराने, वो सारे के सारे ऐसा उल्टा सीधा काम कर चुके हैं। और अपना पाक रेंजर, जैसे अपने BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे ही पाकिस्तान की साइड से पाक रेंजर्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की सरकार तो है ही, उनका प्रधानमंत्री कौन है, शाहिद खाकन अब्बासी। शाहिद खाकन अब्बासी उनका प्रधानमंत्री। इससे पहले कौन था, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब नवाज शरीफ क्यों हटाए गए, ये कुछ याद है,
पनामा लीक्स मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्या होता है पनामा लीक्स। कि विश्व में बहुत सारी जगह ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पास में खुद की इनकम का कोई स्रोत नहीं होता है, तो वो अन्य देशों में जो ब्लैक मनी कमाने वाले हैं उनको टैक्स हेवन प्रदान करते हैं। टैक्स हेवन का मतलब ये टैक्स में स्वर्ग प्रदान करते हैं। पनामा लीक्स के जो पेपर आए थे उनमें अपने अमिताभ बच्चन का भी, ऐश्वर्या राय, बहुत सारे लोगों का नाम आया था, राजनेताओं का, नेताओं का भी नाम आया था। लेकिन अभी वो कि सिर्फ आरोप लगना है। आरोप लगना का मतलब ये नहीं कि वो आरोपी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक व्यक्ति, एक्स व्यक्ति है और उसके पास में ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी अपना एक केटी सीरीज में एक अलग से लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ब्लैक मनी उसमें समझाऊंगा। इसके पास में ब्लैक मनी है 10 करोड़ का। अब सीधा ये समझ लो ब्लैक मनी का मतलब जो गवर्नमेंट की नजरों से बचाकर रखा गया रुपए, यानी टैक्स से बचाकर रखा गया रुपए ब्लैक मनी होता है। अब ये 10 करोड़ है, ये अपने घर में नहीं रख सकता इसे। घर में क्यों नहीं रख सकता इसे? क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। अगर वो कहीं और मकान वगैरह बना लेता है तो उस पर भी इनकम टैक्स अपना अनुमान लगा के बोल सकता है कि 10 करोड़ रुपए का कहाँ से मकान आ गया, तुम्हारी इनकम औकात तो 1 करोड़ की भी नहीं है, 10 करोड़ का मकान कैसे बना लिया। तो ये इसके लिए ऑप्शन आता है मनी लॉन्ड्रिंग का। लॉन्ड्रिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? लॉन्ड्री सुना है कभी? लॉन्ड्री का मतलब होता है धोना। लॉन्ड्री होता है वो धोने का काम में आता है, लॉन्ड्री उससे बोलते हैं। तो मनी ब्लैक है, उस ब्लैक को किस में कन्वर्ट करना है? वाइट में। तो उस ब्लैक मनी को धो करके वाइट में कर दिया, इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं दिल्ली में, मुंबई में। ये पूरा एक जिसे बोलते हैं हवाला हवाला कारोबार बोलते हैं इसे, हवाला कारोबार। तो ये 10 करोड़ रुपए इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले व्यक्ति को देगा, ठीक है। आप इसे कहीं भी पहुंचाइए, विदेश में सुरक्षित रखवाइए। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वालों के यहाँ पे जो मुंबई वगैरह में जहाज वगैरह होते हैं उन वालों से कॉन्टैक्ट होते हैं, या वायुयान में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वायुयान में क्या है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो वायुयान से नहीं भेज सकते। नॉर्मली अपने शिप वगैरह से भेजे जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में 10 करोड़ रुपए जमा कराए, इसको देने होंगे 10-5 लाख, वो तो इसको देने ही पड़ेंगे, उसे मजबूरी है, क्योंकि ये पूरा इसका सफेद कर रहा है इतना काम सब। यहाँ से वो पैसा विदेश में, जहाँ जहाँ छोटे छोटे देश हैं, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड किस देश के पास में? इंग्लैंड के पास में। वहां से क्या लिया गया है अपने संविधान का? नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा अपने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर बताई थी, पनामा नहर, वो पनामा देश के पास में। तो पनामा एक छोटा सा देश है, वहां पे भी वो जमा करा सकते हैं। इधर की साइड में मॉरिशस, आपने सुना हो तो मॉरिशस भी है। तो ऐसे छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, एक सिसिलिस नाम से छोटे छोटे देश, वो टैक्स हेवन प्रदान करते हैं कि आप आइए, आपका रुपए ब्लैक का या वाइट का हमें कोई मतलब नहीं, आप यहाँ रुपए जमा कराइए, हम आपकी प्राइवेसी रखेंगे। यानी आपका जो रुपए है उसकी एक एक रुपए की किसी को जानकारी नहीं देंगे, किसी भी पैसे की कोई जानकारी नहीं देंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी मांगने जाएं स्विट्जरलैंड वालों से कि भाई आपकी बैंकों में जो रुपए हैं उनके हमें बता दीजिए किस किस के, तो नहीं देंगे वो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये उसमें सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, प्राइवेसी रहती है। अब 10 करोड़ आपके वहां जाकर के सेफ हो गए, आप जब बाद में चाहो तब उसे मंगा सकते हो। तो ऐसे ही पनामा लीक्स में यहाँ पे नवाज शरीफ का नाम आया था। नवाज शरीफ जो है अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे ज्यादा हल्ला मच गया था, तो नवाज शरीफ को वो अपना पद छोड़ना पड़ा था वहां से, और प्रधानमंत्री अपने दाएं हाथ को बना लिया। दाएं हाथ जो है उनके शायद खाकन अब्बासी हैं, उनके पार्टी के ही एक तरीके से मान सकते हो रोबोट प्रधानमंत्री हैं। अभी मेन प्रधानमंत्री तो नवाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ के जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री होना और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होना, तो मतलब पूरा का पूरा पंजाब उनके कब्जे में ही है। राहल शरीफ का और नवाज शरीफ का कोई रिलेशन नहीं है। शरीफ शरीफ लग रहे होंगे लेकिन ये कहीं से भी शरीफ नहीं है, और इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो तो नाम में आता है, ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम आपको पता ही है, मुनमुन हुसैन है, या मुनमुन हुसैन है, ममनून हुसैन, जो भी है, ठीक है। आतंकवादी समूह की बात करते हैं, तीसरी पार्टी भारत पार्टी हो गई, दूसरी अपनी पाकिस्तान हो गया, तीसरी पार्टी आतंकवादी समूह। आतंकवादी समूह में आता है JKLF, यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसकी जो स्थापना की थी वो अमानतुल्लाह खान ने की थी, और इसमें से एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट निकल के आता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है यासिन मलिक। यासिन मलिक जो है, इसकी अपनी बीवी के साथ में फोटो दिख रही है। तो इन्होंने 1995 में हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। अभी भी ये बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, बोलते हैं इस बात को, और इन्होंने अभी हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, और एक प्रोटेस्ट आंदोलन कर करके वो उस मांग को करते हैं, ठीक है। वो जायज़ तरीका हो सकता है, उनकी सोच है। बाकी एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, जो कि मैं बता भी चुका हूँ, यासिन मलिक हो या गिलानी हो या कोई भी था हो, ये अपने परिवार को सेफ रखते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, सिर्फ दूसरे लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं, और अपनी परिवार की सेफ्टी बहुत रखते हैं। इनका परिवार का एक भी सदस्य किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेता है। ये खुद जाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, और लोगों से भीड़ इकट्ठा करके वो पत्थर वगैरह फेंकवाते हैं। लेकिन उस पत्थर फेंकने में इनका एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, एक भी बीवी या कोई नहीं मिलेगा इनका। इनके जितने भी बच्चे हैं वो अमेरिका में अच्छे तरीके से सेटल्ड हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, APH यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो गिलानी है, उसका पूरा का पूरा परिवार सेफ है, अच्छी तरीके से अमेरिका में सेटल्ड है, या इंडिया में दिल्ली वगैरह में कोई बैंक वगैरह में काम करते हैं। गिलानी का बेटा भी है, वो दिल्ली में काम करता है किसी कंपनी में, ठीक है।
और वो मांग करते हैं कश्मीर को अलग करने की, जबकि उनका बेटा दिल्ली में बड़े सेटल तरीके से रह रहा है, जब मांग कर रहे हैं वो कश्मीर को अलग करने की, तो जहाँ से खा रहे हैं वहीं को छेद कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये गलत बात है। APSC ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसके जो चीफ हैं वो गिलानी है, 86 साल की उम्र है उनकी। इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मेरे जब लास्ट में व्यू बताऊंगा कि क्या क्या समाधान होते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें दोबारा भी बता दूंगा। उसके अलावा जैसे मोहम्मद, यहाँ पे एक पार्टी है, आतंकवादी समूह है, वो अलगाववादी समूह, अलगाववादी को सेपरेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोहम्मद का जो है वो मोहम्मद मसूद अजहर, मोहम्मद मसूद अजहर वो इसका चीफ है, वो पाकिस्तान में रहता है। बाकी अगर आपने बेबी पिक्चर देखी हो, बेबी अपने अक्षय कुमार की जो मूवी है, हाँ, तो उसमें नॉर्मली ये शायद मेरे हिसाब से मोहम्मद मसूद अजहर को ही दिखाया गया है शुरू में ट्रेलर में भी दिखाया गया है उसमें, कि हम इंडिया वालों से कश्मीर को छीन कर रहेंगे किसी भी कीमत पर, और लास्ट में अक्षय कुमार उसको ही खत्म करके आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मोहम्मद का मैं बता चुका हूँ, LET और JUD, लश्कर ए तैयबा और JUD यानी जमात उद दावा, जमात उद दावा ये पाकिस्तान में रहती है। जमात उद दावा जिसके जो चीफ हैं वो हाफिज सईद हैं, जानते होंगे 9/11 का हमला, 9/11 जिसे बोलते हैं मुंबई वाला हमला, वो जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद ने इसका वो लिया था जिम्मेदारी कि हाँ मैंने करवाया था। LET है लश्कर ए तैयबा, इसके तो कमांडर इन चीफ चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आर्मी उन्हें खत्म करती रहती है। LET का लश्कर ए तैयबा का जो चीफ जो मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तुमने याद कराया था मुझे, बुरहान बानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा LET के बाद में HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन, ये भी अपना सेपरेट आतंकवादी समूह है। उसके बाद में अलबद्र, ये अपने 3 तरीके के अलग अलग पार्टी हैं, उनमें किरदार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे आप बात करते हैं हम आर्टिकल 370 के बारे में, ठीक है। पूरी कहानी मैंने आपको दोबारा बतानी पड़ेगी, दोबारा शुरू करते हैं। 1947 में जुलाई में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ। कहाँ पे लागू होगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 22 जुलाई को वो वहाँ से पारित हो गया था। उसके अनुसार भारत को आज़ाद किया जाना था 15 अगस्त 1947 को। आज़ाद करने के साथ साथ में ही 2 देश बनाए जाने थे, 2 डोमिनियन देश बनाए जाने थे अधिशासी। जब तक उनका संविधान नहीं बन जाएगा तब तक वो ब्रिटेन के ही अधीन रहेंगे। संविधान बनने के बाद में ही भारत लोकतंत्र तो आज़ाद के बाद में ही बन जाएगा, यानी प्रधानमंत्री जनता चुनने लग जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति तब चुना जाएगा जब संविधान बन जाएगा। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र तब बनेगा जब संविधान लागू हो जाएगा। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। बन तो गया 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ है? उस दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस समझ में आया क्यों मनाया जा रहा है? अब से देश का मुखिया कौन चुनेगी? जनता। उससे पहले कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। 26 जनवरी 1950 से पहले राष्ट्रपति का पद नहीं था, गवर्नर जनरल होता था। शुरुआत में लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद में जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी, अगर नाम याद हो आपको, सी राजगोपालाचारी, वो अपने एक ही हैं जो गवर्नर जनरल भारत के रहे हैं पूरे मतलब इतिहास में, ठीक है। तो 1950 में जैसे ही अपना स्वतंत्र वो अपना गणतंत्र घोषित हुआ, उसके बाद में देश, तो जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, बोला गया, तो उसमें बोला था कि भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, दोनों डोमिनियन बनेंगे। उसके साथ में जो 565 रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में चल जाए, चाहे तो आज़ाद रह जाए, ठीक है। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम दे दी उन्होंने, ये बहुत गलत किया उन्होंने, ये बहुत गलत किया था। अगर पटेल नहीं होते, सरदार पटेल नहीं होते, तो भारत के जाने कितने टुकड़े हो सकते थे। 565 रियासतों को संभालना मुश्किल सी बात है। ये आजकल राजपूत बनते फिरते हैं, अपने जोधपुर वाले जो राजा हैं देशभक्त बनते फिरते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का स्वीकार कर लिया था एक बार, तो पाकिस्तान में जाने का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था, तो सरदार पटेल ने जबरदस्ती खींचा था इन्हें, ठीक है। इनकी मर्जी के अनुसार तो ये पाकिस्तान में जाना ही चाह रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जूनागढ़ के थे, हैदराबाद के थे, त्रावणकोर के थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और लास्ट में अपना जम्मू कश्मीर जो आज तक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जनता कौन है वहाँ की? मुस्लिम पॉपुलेशन है। राजा कौन है? हिंदू है, ठीक है। तो राजा हरि सिंह ने बोला कि हम स्टैंड स्टिल रखेंगे, कि जैसा है वैसा ही रखेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। भारत ने कहा नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने कहा हम आपकी बात को मान लेते हैं। पाकिस्तान ने क्यों मान ली बात? क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि जैसे ही आज़ाद होगा कुछ समय बाद में हम जबरदस्ती इन्हें कब्जा कर लेंगे। भारत को भी ये पता था, इसलिए भारत ने बात नहीं मानी। भारत को पता था कि ये आज़ाद होगा, आज़ाद रहेगा तो पाकिस्तान इस पर कब्जा करेगा। उस समय एक प्रॉब्लम और थी जम्मू कश्मीर के साथ में, कनेक्टिविटी की भारत के साथ में। यहाँ पे अपना दिल्ली है, जैसे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे अपना दिल्ली है। दिल्ली से अगर हमें श्रीनगर जाना है, तो श्रीनगर जाने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ता था। पहले लाहौर जाना है, पाकिस्तान जाना है, फिर लाहौर से फिर रास्ता जाता था कश्मीर के लिए, सीधा रास्ता था ही नहीं इधर की साइड में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी वाली, तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर वाले अलग भी रहना चाहते। बीच में क्या है, पहाड़ बहुत ज़्यादा थे। जम्मू तक तो हमारा कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से, जम्मू क्या है, मैदानी इलाका ही है, अपना पंजाब का ही चित्र मान सकते हो उसे, ठीक है। तो कश्मीर के राजा ने बोला कि हम अलग रहेंगे, पाकिस्तान वालों ने कहा हाँ ठीक है, भारत वालों ने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे। वही हुआ, वो अलग रहे। अलग रहने के बाद में कुछ समय बाद में इधर की साइड से पाकिस्तान वालों ने
पाकिस्तान के अपने जो कौन थे उस समय चीफ थे, राष्ट्रपति जो थे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे NWFP मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसे ख्वाबर का प्रांत भी बोला जाता है। यहाँ के एक व्यक्ति भी फेमस थे, नाम बता दीजिए अगर ध्यान हो तो आपको। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना है कभी? सीमांत गांधी जिसे बोला जाता है। सीमांत गांधी क्यों बोला जाता है? सीमा का जहाँ अंत हो रहा है वहाँ के गांधी। सीमा का अंत होता था, ब्रिटिश ब्रिटिश सीमा थी वो यहाँ पे खत्म होती। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? सीमा। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, जहाँ पे सीमा खत्म होने वाली है। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर की और पश्चिम की सीमा यहाँ पे खत्म हो रही है। ऐसे ही अपना अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इसे NEFP बोला जाता था पहले, अभी अरुणाचल प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। तो यहाँ के जो व्यक्ति थे वो नाम याद रख लेना, सीमांत गांधी, जिन्हें बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है। ये भारत के समर्थक थे, ये भारत में मिलाना चाहते थे अपने क्षेत्र को। ये बहुत ही अच्छे आदमी थे। ये इन्होंने एक संस्था बनाई थी खुदाई खिदमतकार नाम से। खुदाई खिदमतकार, नाम याद रख लेना, खुदाई खिदमतकार इनकी एक संस्था थी। वो लोगों की सेवा करती थी, गरीब लोगों की, और ये गांधी के अनुयायी थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी बोला जाता। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कहाँ के हैं? ये NWFP के, ठीक है। वहाँ पे कबीलाई लोग रहते हैं, ज़्यादातर पठानी लोग रहते हैं, पश्तून लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो अपना लाहौर में जो बैठे हुए हैं, लाहौर तो क्या उस समय राजधानी कराची थी, उस समय 1947-48 में, पर बहुत दो राजधानी, लाहौर से ही उनका काम चल रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी आर्मी को सीधा सीधा भेज नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है और वहाँ पे भी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर सीधा सेना को भेज देता तो लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो जाता। तो उन्होंने अंडर कवर एजेंट के रूप में इधर की साइड से पठानी लोगों को और कुछ अपने आर्मी के लोगों को भी भेजा था, और उनको पठानी वेशभूषा पहना दी थी। उन्होंने इस साइड से आक्रमण कर दिया, और ये बात चल रही है कब? अक्टूबर 1947 की, ठीक है। तो अक्टूबर 1947 में उन्होंने आक्रमण कर दिया, इधर की साइड में आए, और ये आक्रमण करने के बाद में इन्होंने यहाँ से लूटना शुरू किया। लूटपाट ज्यादा कर रहे थे, इनका काम वो नहीं था कि कब्जा करना, इनका काम था लूटपाट करना। लूटपाट पे ध्यान दे गए, इसलिए ये पीछे रह गए। अगर ये लूटपाट नहीं करते और उस तरीके से कब्जा करते जाते तो श्रीनगर पे भी कब्जा कर लेते। इन्होंने लूटपाट की तो ये क्षेत्र में यहाँ तक आ चुके थे, इस वाले क्षेत्र तक। अब यहाँ तक आ गए तो श्रीनगर बचा थोड़ा सा दूर यहाँ पे। अब राजा हरि सिंह घबरा गए। राजा हरि सिंह के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो जाएंगे किसके पास में? पाकिस्तान के पास में जा नहीं सकते, वो तो हमला ही करवा रहा है। तो किसके पास में जाएंगे? भारत के पास में, वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास में। जवाहरलाल नेहरू से बोलेंगे आप हमारी मदद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अलग देश बन रहे हो, तो अलग बन रहे हैं, तुम अलग बन रहे हो तो अपने हिसाब से सेफ्टी कर लो खुद ही। जब अलग बनने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? अगर नहीं बनना है तो ये लो अपना, इस पर दस्तखत कर दो, सीधा सीधा ये कागज है अपना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र है, इस पर दस्तखत कर दो। वो उस पर मजबूरी में उन्हें शुरुआत में टाल दिया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब नहीं रहा जा सकता तो उन्हें फाइनली उस पर दस्तखत करने पड़े थे। जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, यहाँ से अपनी इंडियन आर्मी एयरफोर्स के माध्यम से सीधा कहाँ पहुंची? कश्मीर पहुंची, श्रीनगर पहुंची, और उस श्रीनगर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया, और वापस इधर की साइड में आक्रमण कर दिया उन्होंने, इंडियन आर्मी ने, ठीक है। और इन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये आगे तक आ गए थे, इन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया, ठीक है। कहानी चल रही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लड़ाई चलती रहती, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, छुटपुट लड़ाई चलती रहती है। 2-4 महीने तक वहाँ पे ये युद्ध चलता रहा, 1947 वाला। फिर जवाहरलाल नेहरू जी को एक नया आइडिया आया, और वो आइडिया दिया था आपने, एक तो माउंटबेटन जी थे, और उसके साथ साथ में एक माउंटबेटन थे, और उनके खुद के भी मन में आइडिया आया था जवाहरलाल नेहरू के में। वो शांतिवादी बनते थे, पंचशील सिद्धांत वाले। वो भी ये चाहते थे कि मुझे भविष्य में याद किया जाए एक बड़े नेता के रूप में जिन्होंने पूरे विश्व को एक किया। उन्होंने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट भी शुरू किया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट का होता है जब उस समय 1960 से लेकर और 1990 तक पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक तो या तो रूस का समर्थन करो या अमेरिका का समर्थन करो, दो ध्रुवों में बटा हुआ था। रूस में करो या अमेरिका का करो, उसे बोलते कोल्ड वार। तो उन्होंने बोला था हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ में नहीं रहेंगे, हम किसी के समर्थन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो भी शुरू किया था। तो उनको एक अलग ही आइडिया आ गया कि यूएन में चलते हैं हम। यूएन क्या करता है? पूरे विश्व में अगर दो देशों में लड़ाई हो रही तो उसका समाधान करने का वो सोचता है। तो यूएन में चले गए। यूएन वालों ने बोला कि ठीक है, हम रेजोल्यूशन नंबर 47 पास कर देते हैं, और भारत और इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक कमीशन बना देते हैं, ठीक है। उन्होंने कमीशन बनाया और कंडीशन देखी। 1 जनवरी 1948 को वो यूएन में गए थे, और 1 जनवरी 1948 को यूएन ने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान वाले सीज फायर कर दो। सीज फायर का मतलब तो मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। तो अब ये वाला हिस्सा इधर वाला भारत के पास में आ गया, और इधर वाला पाकिस्तान के पास में आ गया। सीज फायर कर दो। उसके बाद में बोला उन्होंने कि पाकिस्तान वाले वापस चले जाना, भारत अपनी सेना कम कर लेना, और यहाँ पे क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराना जाएगा, ठीक है। ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, इनकी मर्जी। कश्मीर वाले चाहे तो भारत में चल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में चल जाएं, चाहे तो अपना स्वतंत्र बना लें, ये उन्होंने बोल दिया। लेकिन आज तक ना तो ये लोग वापस गए, ना ही भारत की सेना पीछे आई। भारत की सेना का हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये पीछे हट जाएंगे, उसके बाद भारत की सेना पीछे हट जाएगी, और फिर जनमत संग्रह करा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें डेट से देखिए,
एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। 1947 में अपना कानून पास हुआ। हरि सिंह ने बोला कि यथास्थिति बनाई जाएगी। पाकिस्तान ने कहा हाँ ठीक है, भारत ने कहा नहीं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। NWFP कबायली थे और पश्चिमी गिलगिट स्काउट थी। उसके बाद में 25 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने बिलपत पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद में 27 अक्टूबर को भारत सैनिक पहुंच गए श्रीनगर में, वहां से सुरक्षित कर दिया और पाकिस्तान को खदेड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बीच में से जब अपने जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के कहने पर वहां पहुंच गए यूएन में शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए। यूएन ने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बना दिया और जनमत संग्रह की मांग कर दी और सीज फायर लागू कर दिया। उसके बाद में भारत का संविधान बन रहा था। उस समय कब शुरुआत हुई थी संविधान बनने की? कब शुरुआत हुई थी? 9 दिसंबर 1940 से। नहीं यार, 9 दिसंबर 1940 को पहली बार बैठक हुई थी। अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बताए गए थे। दूसरा 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अपना संविधान बनता रहा था। उसमें उसी बीच में जब संविधान बन रहा था और जब हरि सिंह ने दस्तखत किए थे, तो उस समय हरि सिंह ने कुछ मांग रख ली थी अपनी कि हमारे राज्य को थोड़ा सी स्वायत्तता देना, हमारा झंडा बने रहने देना, हमें थोड़ा सा अधिकार मिले रहने चाहिए। तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने उस समय उन सारी चीज़ों को मान लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए मान लिया कि जवाहरलाल नेहरू शांतिपूर्वक तरीके से प्यार से काम करना चाहते थे, लेकिन प्यार से सारी चीज़ें नहीं होती। सरदार पटेल ने इसलिए मान लिया कि अगर मैं जिंदा रहा तो आगे आने वाले 10-20 सालों में इस आर्टिकल 370 को मैं खुद खत्म करवा दूंगा। सरदार पटेल एग्रेसिव थे। उन्हें अभी तो ये था कि अब जल्दी से जल्दी इसे मिला लो किसी भी तरीके से। शुरुआत में सभी राजाओं को भी स्वायत्तता दी गई थी। जोधपुर वाला राजा, बीकानेर वाला राजा, बूंदी वाला राजा, इनको सबको स्वायत्तता दी गई थी। प्रीवियस पर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, जब इंदिरा गांधी आई 1970 में, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, सब राजाओं के होटल बना के पटक दिए इनको। लेकिन उससे पहले उनको अधिकार थे राजाओं के। तो इसके लिए उनके लिए कोई आर्टिकल नहीं बनाया गया था, विशेष आर्टिकल नहीं बनाया गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने आर्टिकल बना दिया। चलो ठीक है, रख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पटेल जी वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। नेहरू जी जीवित रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे कोई काम नहीं किया उस पर 370 पर। चाहते तो वो कर सकते थे। अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। खास बात यह है, अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। अंबेडकर ने बोला था कि एक कांटा है, ये जिंदगी भर चुभता रहेगा। अभी तो आप बना रहे हो इन्हें खुश करने के लिए, बाद में पता नहीं ये माने या नहीं माने। ठीक है, और अभी तक वो नहीं मानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 के बारे में बता देता हूँ। ये भाग नंबर 22 में है। भाग नंबर 22 किससे संबंधित है? भाग नंबर 22 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग नंबर 22 जो है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। आपको पॉलिटी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, 22 भाग हैं। ठीक है, तो उसके लास्ट वाले भाग में ये तो अस्थायी में इंपॉर्टेंट, अस्थायी यानी टेम्परेरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर संविधान निर्माता चाहते तो इसे अस्थायी में रखने के बजाय राज्य वाले रख सकते थे। संविधान निर्माताओं ने ये अस्थायी में इसलिए रखा कि आगे आने वाले समय में इसे चेंज किया जा सकता है आर्टिकल 370 को। लेकिन पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई जो आज तक चेंज नहीं हो पाया। तो आर्टिकल 370 जो पारित हुआ, जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई थी, अलग झंडा बनाया गया। रक्षा, विदेश, संचार के अलावा संसद द्वारा पारित कानून को राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होगी। आया समझ में? उसके बाद में अलग झंडा, अलग झंडा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें अलग झंडा आपको पता ही होगा, अलग झंडा है ये। एक सेकंड, हाँ, ये अलग झंडा आपको दिख रहा होगा। ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल झंडा है। इसमें 3 डंडी हैं, एक हल है और पीछे लाल रंग है। लाल रंग यानी क्रांति एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हल का मतलब ये किसानों के लिए। ठीक है, लाल रंग मजदूर के लिए। ठीक है, उसके अलावा 3 डंडी हैं, 3 जो क्रिकेट वाले से दिख रहे हैं, 3 क्षेत्रों के लिए। कौन कौन से 3 क्षेत्र हुए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 क्षेत्र हो गए। तीनों जो है अपना दिख रहा है। अच्छा, भारत में कितने राज्यों का एक अलग से झंडा है? अभी इस समय सिर्फ एक का ही है, जम्मू कश्मीर वाला ही, सिर्फ एक का ही अलग से झंडा है। उसके अलावा 1965 तक किसका था? सिक्किम का। सिक्किम एक अलग देश था, सिक्किम वाला, ये वाला ऐसा। ये कुछ समझ में आया इसके बारे में क्यों मिला भारत में ये? क्योंकि चीन जो है वो एग्रेसिव नीति अपना रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चीन ने तिब्बत को भी हड़प लिया था, तिब्बत को हड़प लिया था चीन ने। सिक्किम की जनसंख्या कम है, वहाँ के पास में सेना भी नहीं है, तो सिक्किम वालों को डर था कि किसी ना किसी दिन चीन हम पे भी आक्रमण कर लेगा और हमें भी जीत लेगा। तो सिक्किम के लोगों ने खुद ने डिसाइड किया उन्होंने कि हम भारत के साथ में मिलना चाहते हैं। 1962 के युद्ध के बाद की बात है। ठीक है, उन्हें पता चल गया था चीन का कोई भरोसा नहीं है, चीन भरोसे करने लायक है भी नहीं, पीछे से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो 1965 में वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ और वो सिक्किम जो है अपने भारत में मिल गया और उनका जो झंडा है वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। आगे समझ में? एक अभी बनाया है कर्नाटक वालों ने, कर्नाटक की विधानसभा ने नया झंडा बनाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारामैया। सिद्धारामैया सुना है कभी? सिद्धारामैया। ठीक है, और मैंने 2 चीज़ बताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस की ये 2 चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं इन चीज़ों के बारे में। ये जो कांग्रेस चलती है, जो चाल चलती है, अब वो ब्रिटिश रूल वाला चाल चल रही है, एक तरीके से डिवाइड एंड रूल वाली। बांट दो और राज करो। किसी भी राज्य का अलग झंडा हो गया, इसका मतलब तो कल को राजस्थान भी बोलेगा कि हम भी अलग झंडा बनाना चाहेंगे। बोलेगा या नहीं बोलेगा? अगर ऐसे ही सब राज्य बनाने लग गए तो भारत के तिरंगा की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सभी अपने अपने स्वायत्त होने लग जाएंगे। जम्मू कश्मीर का ही झंडा इतना परेशान कर रहा है, कर्नाटक वाले अलग से बना रहे हैं।
वो अभी लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि नियम है अगर झंडा अगर किसी राज्य को बनाना है, पहले अपने राज्य वाले विधानसभा में पारित करेंगे, उसके बाद में वो कानून जाएगा संसद में, संसद उसे पारित करेगी, तब जाके उसे झंडा मान्य होगा। तो निश्चित सी बात है संसद तो किसी भी कंडीशन में पारित नहीं करने वाली है, नरेंद्र मोदी इस बात को मानेंगे नहीं। लेकिन उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो मिल गई, माइलेज तो मिल गया कि हाँ कर्नाटक के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, सिद्धारमैया जी कांग्रेस वाले कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा एक बिंदु और बताया था मैंने वहीं के कर्नाटक की राजनीति से रिलेटेड, एक तो झंडा वाला बिंदु हो गया, ठीक है, ऐसे तो नहीं होने वाला है, लागू नहीं होने वाला है, मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में किसी भी राज्य को नया झंडा नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक तिरंगा रहना चाहिए पूरे भारत के लिए। दूसरा क्या है, वहाँ की लिंगायत समुदाय को एक अलग से माइनॉरिटी समुदाय का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनके वहाँ पे पास भी कर दिया गया है, प्रस्ताव पास कर दिया गया है और उसे बना भी दिया गया है, लेकिन ये भी डिवाइड एंड रूल्स वाली पॉलिसी है, उन्हें हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया है, जबकि उन्हें खुद को नहीं पता होगा हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिलीजन अलग हो सकता है, चीज़ें अलग हो सकती हैं, जब हिंदू धर्म का मैं पूरा केटी सीरीज में लेक्चर बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। लिंगायत हो या बासव, सब जो भी हो, वो सारे के सारे अपने हिंदू धर्म के ही अंदर आते हैं। हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म से नीचे होता है, धर्म का मतलब होता है धारण करना, थोड़ा बहुत जैन लेक्चर में भी बता चुका हूँ, धर्म का मतलब होता है धारण करना, यानी आप अगर कोई पुलिस में जॉब करते हो तो आपका इस समय धर्म है उस पुलिस के जो ड्यूटी है उसे पूर्ण रूप से निर्वाह करो, तो वो आपका धर्म है। आप टीचर हो तो बच्चों को पढ़ाना आपका धर्म है, आप पिताजी हो तो बच्चों का लालन पोषण करना आपका धर्म है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल नाम है, सिंधु नदी का डाइवर्ट होने के बाद में हिंदू बन गया है। सा को वो हा बोलते थे, इधर की साइड से पर्शियन जो लोग आते थे वो हा बोलते थे, तो सिंधु नहीं बोल पाते थे तो हिंदू बोल देते थे, वो सिंधु भाषी बोलते थे, सिंधु निवासी बोलते थे या सिंधु स्थानी बोलते थे। अब सिंधु नहीं बोल पाते तो उसे हिंदू बोल दिया जाता है। बाकी एक पॉइंट बता चुका हूँ, सिंधु कैसे नाम पड़ा और इंडस इंडिया कैसे नाम पड़ा था, ठीक है। इंडिया इंडिया वाला नाम याद है आपको, कैसे पड़ा इंडिया वाला नाम? सिंधु है ये, सिंधु सिंधु, इसको पर्शियन लोग हिंदू बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो अपना हिंदी नाम हो गया। जब अंग्रेज आएंगे या ग्रीक वाले रोम वाले जो लोग आएंगे वो सिंधु को बोलते हैं सिंडस, क्या बोलेंगे? सिंडस से क्या बोलने लग गए, एस को साइलेंट करने लग गए तो क्या बोलने लग गए? इंडस। अब इंडस में भी बोलने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिया कर दिया उन्होंने जल्दी से, ठीक है। तो ये इंडिया का नाम भी सिंधु नदी से पड़ा है और हिंदू भी वहां से हिंदू भी अपनी सिंधु नदी से पड़ा है। तो ये दोनों बहुत बुरा काम कर रही है अपनी कर्नाटक सरकार, मैं इसमें बिल्कुल विरोध करता हूँ उस चीज़ का। बाकी ऐसा पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, पर ये काम बहुत गलत है, अपने राज्यों को डिवाइड करना, लोगों को डिवाइड करना, ठीक है। आगे बात मैं आपको बता देता हूँ, 370 वाली सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई है, इसके तहत अलग झंडा होगा। रक्षा, विदेश और संचार, रक्षा यानी अपना डिफेंस, विदेश यानी फॉरेन और संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, ये अपने केंद्र के पास में रहेंगे। बाकी जितने भी कानून बनाएगी केंद्र सरकार, अगर वो जम्मू कश्मीर में लागू होने हैं तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पारित किए जाएंगे। जैसे कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, जैसे ही वो बना उसके बाद में 28 राज्यों में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। कुल कितने राज्य हैं? 29 हैं। 28 राज्यों में वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा आरटीआई। एक जम्मू कश्मीर को अपने विधानसभा में उसे दोबारा से पारित करना पड़ेगा तब लागू होगा। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, वो भी इसके साथ में ही ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही संपत्ति का अधिकार जो था पहले तो मूल अधिकारों में था, बाद में हटा करके उसे 301 में जोड़ दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। अब वो कानूनी अधिकार जो ऑटोमेटिक 28 राज्यों में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर वालों ने पारित नहीं किया, उसे पारित नहीं किया, उन्होंने अपना अलग से कानून बना दिया इसके लिए, संपत्ति का अधिकार। तो वहाँ पे जो लेडीज है अगर कोई दूसरे राज्य में शादी कर लेती है तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाकर के, जम्मू कश्मीर में उस लेडीज का कोई हक नहीं रह जाता। अपने सचिन पायलट की बेबी है, क्या नाम है उनका, कोई ध्यान है? क्या नाम है? सारा। सारा क्या बोलेंगे, क्या नाम है उनका? शेख अब्दुल्ला है तो सारा अब्दुल्ला बोलेंगे उन्हें, ठीक है, सारा अब्दुल्ला बोलेंगे। पायलट की बीवी है, ये अमर अब्दुल्ला की सिस्टर है, ठीक है। इनका इंग्लैंड में पढ़ते थे तब उन्होंने वहाँ पे इनकी लव मैरिज हो गई थी, इंग्लैंड में पढ़ते थे सचिन पायलट और ये सारा दोनों। तो अगर सारा अगर वहाँ पे जमीन खरीदना चाहे जम्मू कश्मीर में तो जमीन नहीं खरीद सकती है, कोई अधिकार नहीं है अगर दूसरे राज्य में उन्होंने शादी कर ली है। भारत में किसी भी व्यक्ति को, हमको ये पूरा अधिकार है, 28 राज्यों में हम जहाँ चाहें वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते, हम जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ का संपत्ति का अधिकार जो है वो अलग है, पूरे भारत के संपत्ति के अधिकार से अलग है, ठीक है। मूल अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, उसके बाद में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे। झंडा नहीं है उनका, अलग से झंडा है, दोनों ही झंडा है, भारत का भी झंडा है और अपना उनका जम्मू कश्मीर वालों का। मूल कर्तव्य वहाँ लागू नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है मूल कर्तव्यों को फॉलो करो या मत करो, ठीक है। राष्ट्रगान बज रहा है, खड़े हो चाहे मत हो, उनका वहाँ पे लागू है ही नहीं, तो फिर उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। वैसे भी ये जस्टिसेबल नहीं है, वैसे भी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मूल कर्तव्य को पारित नहीं किया। आगे समझ में, संपत्ति का अधिकार वहाँ पे भारत वाला लागू नहीं होता है, उनका पर्सनल है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे एक दो, शायद आपको ध्यान हो तो आपको। सुनंदा पुष्कर किसकी बीवी है? शशि थरूर की, वो भी अपनी श्रीनगर वाले क्षेत्र की है, पंडित हैं वो, ठीक है। उसके अलावा बाकी सुरेश रैना वगैरह, अनुपम खेर, रोहित रैना, ये सब अपने श्रीनगर वाले क्षेत्र के ही थे। 1990 में ज़्यादातर वहाँ पे अनरेस्ट हो गई थी, अशांति, वो आगे बताने वाला हूँ, तो वहाँ से छोड़ करके आ गए थे। और अब आता है AFSPA,
आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में ये अपनी जो अपनी संसद है उसके साथ द्वारा बनाया गया था। इसमें जो सेना है उसको स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है। सेना को स्पेशल पावर इसलिए दी गई है कि कंडीशन अगर किसी राज्य में खराब है तो 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पकड़ सकती है सेना चाहे तो, ठीक है, गोली भी मार सकती है, उन्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इसके तहत किसी भी घर में जबरदस्ती जाकर के तलाशी की जा सकती है, उन्हें लग रहा है संदिग्ध है, तुरंत जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तलाशी करो, ठीक है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है, लग रहा है कि ये गलत काम करने वाला है या आतंकवादी लग रहा है, तो गोली भी मार सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है कि दुरुपयोग भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे आर्मी वाले व्यक्ति की बाइक पर बहुत कम होता है, बहुत कम दुरुपयोग होता है। बाई चांस किसी व्यक्ति से छोटी मोटी दुश्मनी हो गई या किसी दुकानदार से कश्मीर में रह रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया छोटी सी बात पे, तो इस एक्ट का फायदा उठा के उसको गोली भी मार जा सकती है, ठीक है। और घरों के अंदर तो वो जा ही सकते हैं, लेकिन अपनी आर्मी वाले ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। आर्मी वाले जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से निभाते हैं पूरा कानून, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में मानवाधिकार वाले होते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो ये अपने जम्मू कश्मीर में 1988 में लागू कर दिया गया था, बना तो 58 में, लेकिन लागू कब हुआ है 1988 में। बाकी अपने इधर की साइड में मणिपुर वगैरह, मिजोरम वगैरह, यहाँ पे अलगाववादी लोग भी हैं, तो वहाँ पे भी अपना ये एक्ट लगा हुआ है। एक मूवी कल मैंने आपको बताई थी, शायद नाम ध्यान हो, प्रियंका चोपड़ा की, क्या नाम था उसका, मैरी कॉम मूवी, देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। मैं इसमें लेक्चर सीरीज में तो केटी सीरीज में कम से कम 10-12 तो एक ही लेक्चर में बता दिया करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी मूवीज होती हैं वो, ठीक है। तो ये 1988 में वहाँ पे लागू हो गया है, तो इसका विरोध होता है वहाँ पे, कि वहाँ के सामान्य लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि ये पहले ये कानून हटाओ, लेकिन ये कानून नहीं हटने वाला है, क्योंकि वो खुद लोग सुधरने वाले नहीं है, वो कुछ चाहते नहीं है इस चीज़ को, उन्हें आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, अभी वो चीज़ से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं भारत पाक युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। भारत पाक युद्ध, अब तक 4 युद्ध हुए और चीन के साथ में सिर्फ एक युद्ध हुआ है, भारत और चीन का, 1962 वाला। तो भारत पाक युद्ध से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों युद्धों में भारत ही जीता है ओरिजिनली। चारों युद्धों में, 2 युद्धों में मान सकते हो थोड़ा बहुत बराबरी रही होगी, 2 युद्धों में अच्छे तरीके से जीता है, 2 युद्धों में थोड़ा बहुत माइलेज रहा है भारत के पास में, चारों युद्धों में पाकिस्तान बुरी तरीके से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि चारों युद्ध पाकिस्तान ने जीते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में और कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो मैंने आपको बताई थी, कल दोबारा बताता हूँ। वहाँ की जो 5 से लेकर 10 तक की जो हिस्ट्री की किताब है, वो पूरी की पूरी मुस्लिम इतिहास पर रिलेटेड है। रियल हिस्ट्री से उनका कोई रिलेशन नहीं है, वास्तविक इतिहास से कोई उनका मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस्लाम, उनको उससे पहले का कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इतिहास बताया जाता है। उनको ये बात बताई जाती है कि मुगल हमारे थे, औरंगजेब हमारा था, अलाउद्दीन खिलजी हमारा था, किसी समय यानी 1200 से लेके और अपने 800 साल तक हमने पूरे भारत पर कब्जा किया हुआ था, पूरे भारत पर हमारा अधिकार था। लेकिन इन भारत वाले हिंदुओं ने जबरदस्ती हमें अलग कर दिया, हम राजाओं को अलग कर दिया और हमें एक साइड में पटक दिया। अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा से पूरे भारत पर आक्रमण करना है और पूरे भारत को कब्जे में लेना। एक्चुअली उनकी किताबों में है ये 5 से लेके 10th क्लास। तो अब ये है कि जहर बोलेंगे तो जहर ही निकलेगा भाई, उनको गलत पढ़ाया जा रहा। अब बच्चों की क्या गलती है उसमें, बच्चों की कोई गलती है क्या उस चीज़ में, बच्चे जानते ही नहीं ना। बच्चा तो ओपन माइंड होगा, उनका कोई रिलीजन नहीं होता, सीधी सी बात है, कोई धर्म नहीं होता बच्चे का, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो तो बिल्कुल सामान्य जो एक नॉर्मल इंसान के रूप में पैदा होता। अब उसको जो आप दोगे वही बनेगा। आतंकवादी कोई अलग से पैदा होकर थोड़ी आते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं, और वो भी उनका ब्रेन वॉश करके। ब्रेन वॉश का मतलब होता है माइंड में तुम्हारे में जो अच्छी अच्छी चीजें उन्हें दो, ठीक है। ब्रेन वॉश शब्द होता है, अगर आतंकवादी अगर बनाया जाना है किसी को तो ब्रेन वॉश शब्द यूज किया जाता है। मतलब जो पुरानी जो चीजें उन्हें तो बिल्कुल दो, उसके बाद में एक नई थ्योरी लेके आओ, इस्लाम वाली, इस्लाम की कट्टरवादिता, जो कि कुरान वगैरह में नहीं लिखी हुई है, जिस चीज़ के बारे में कि जिहाद करना है, धर्म हमारा ऐसा था पुराने समय पे, ऐसा हो गया, हमारे साथ में ये अत्याचार किए गए, अब हमें उनका बदला लेना और पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना है। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम जन्नत में जाने के बाद में बेहतर हो रहे मिलेंगी। बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। उनके माइंड में 24 घंटे उसी चीज को बताया जाता है कि हाँ तुम्हारे साथ में अत्याचार हुआ है, तुम अंदर से गुस्सा निकाल के लाओ, जहर निकाल के लाओ, दूसरे लोगों के प्रति, भारत के प्रति गुस्सा लेके आओ, हिंदुओं के प्रति गुस्सा लेके आओ, और उसके बाद में फिर उनको फिर ये भी ख्वाब दिखाया जाता है कि तुम मर जाओगे ना तो इस्लाम में तुम्हारे लिए मरने के बाद में इतने अच्छे अच्छे प्रावधान है, आपको जन्नत में जाने के बाद में बेहतर उम्रें मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी। उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बिल्कुल ही, माइंड से सब कुछ अच्छी चीज़ों को मिटा के सारी की सारी बुरी चीज़ें। अब वो व्यक्ति, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, आपके साथ में भी हो सकती है। हिंदू ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है। हिंदू ब्रेन वॉश का मतलब ये हुआ कि अगर किसी इस्लाम के खिलाफ में भड़काना है या किसी
मुस्लिम लोगों के खिलाफ में भड़काना है, तो उसे हिंदू ब्रेन वॉश ऐसे करो कि ये मुस्लिम हमारे साथ में ऐसा अन्याय किया है, इन्होंने ये गलत काम किया, इन्होंने ये गलत काम किया, हमारे उसको मार दिया, हमारे उसको मार दिया, ये कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हिंदू ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनली में होता नहीं है अपने इंडिया में, बहुत कम कंडीशन में। मजबूरी में कुछ एक दो कंडीशन केस मिल सकते हैं इस बारे में, लेकिन हिंदू ब्रेन वॉश ऑटोमेटिक इसलिए नहीं होता कि हिंदू ओपन माइंडेड है, उसके चारों तरफ जब देखता है ना खुद अपने हिंदू धर्म को, तो फिर वो सोच लेता है कि यार ये इस्लाम से ही क्या मतलब है, ये तो आपस में तो हमारे इधर की साइड में हनुमान जी को मानने वाले भी हैं, इधर की साइड में शक्ति को भी मानने वाले हैं, देवी को भी मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। अगर मैं सिर्फ राम को मानने वाला हो गया तो क्या मुझे कृष्ण को भी मानना, कृष्ण को मानने वाले को भी मानना चाहिए ना? ऐसा सोचने लग जाएगा वो। तो हिंदू ब्रेन वॉश इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ओपन माइंड है और एनवायरमेंट ओपन रहता है। उनका जिनका भी मुस्लिम ब्रेन वॉश किया जाता है उन्हें कनेक्टिविटी से दूर कर दिया जाता है, उन्हें सेपरेट रखा जाता है लोगों के साथ में। एक पाकिस्तान की मूवी आई थी, पाकिस्तान की एक मूवी है, आओ इधर आओ, ये एक मूवी है, इधर देखिए तुम, एक मूवी है उसका नाम है खुदा के लिए, पाकिस्तानी मूवी है उसका नाम है खुदा के लिए। वो अपने फवाद खान की मूवी है, फवाद खान की मूवी है, अली जाफर की नहीं है, पाकिस्तानी मूवी है खुदा के लिए। उसमें एक वेल एजुकेटेड लड़का है, ब्रेन वॉश किसी का भी किया जा सकता है, पढ़े लिखे का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अपना ओसामा बिन लादेन बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति था, सिविल इंजीनियर था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका में सेटल्ड भी था। ब्रेन वॉश किसी भी व्यक्ति का किया जा सकता है। तो वो जो है अपना फवाद खान, वो बहुत न्यू जनरेशन टाइप का व्यक्ति है, म्यूजिक बजाता है, गिटार वगैरह बजाता है, ठीक है। बाद में वो किसी मस्जिद वाले मौलाना के कब्जे में आ जाता है, उसके मतलब घूमने जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे कभी कभी वो नमाज भी पढ़ लेता था, और नमाज पढ़ते पढ़ते मौलाना उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। उस तरीके से ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में सबसे पहले तो ये बढ़ी जाती है कि तुम ये म्यूजिक बनाते हो, ये तो बहुत गलत कर रहे हो तुम, मौसीकी ये तो इस्लाम में है ही नहीं। तो उसका म्यूजिक छुड़वा दिया जाता है, फिर उसको दाढ़ी बढ़ाना रखवा दिया जाता है। उसके बाद में एक लड़की के साथ में उसकी जबरन शादी की जाती है, ठीक है। जब जबरन शादी करने के लिए उसे मतलब ब्रेन में ऐसी सारी चीज़ें भर दी जाती है कि घर वाले उसे चाहते हुए भी उन चीज़ों को नहीं निकाल पाते हैं, जबकि उसका पूरा फैमिली जो है वो बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। ब्रेन वॉश भर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक लास्ट में जाके आतंकवादी बनता है। खुदा के लिए मूवी आपके लिए टाइम मिल जाए तो देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है। पाकिस्तान की दो मूवी मैं सजेस्ट करता हूँ, बोल मूवी आतिफ असलम की, और खुदा के लिए। खुदा के लिए में आपको समझ में आ जाएगा ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, आतंकवादी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बात कहाँ से चल रही थी हमारी, यही बात चल रही थी अपना कि आतंकवादियों को कैसे बनाया जाता है या ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, उनकी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब पहला युद्ध मैं बता रहा हूँ 1948 का फर्स्ट बार जो है, मैं वैसे भी समझा चुका हूँ। 1948 में पाकिस्तान वालों ने इधर से यहाँ पे भेजे, यहाँ से भेजे 1948 में, और इन्होंने इधर वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, इधर की साइड में, यहाँ तक ऊपर की साइड में भारत पर। जैसे ही हरि सिंह ने यहाँ पे हस्ताक्षर पे वो जैसे ही हरि सिंह ने यहाँ पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद भारत की सेना गई वापस में वहाँ से धकेलना शुरू कर दिया। अपने जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए, उसके बाद में सीज फायर हो गया, जनमत संग्रह वाली बात हो गई। तो जनमत संग्रह अभी होने वाला नहीं है। जनमत संग्रह इसलिए नहीं होगा जब तक पाकिस्तान सेना पीछे नहीं जाएगी। यूएन ने कहा है जब तक पाकिस्तान सेना पीछे नहीं जाएगी तब तक जनमत संग्रह नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना पीछे इसलिए नहीं जाएगी, उन्हें दो डर हैं एक्चुअली में। पहला डर तो ये है कि भारत अगर हम पीछे चल जाए, भारत कब्जा भी कर ले और जनमत संग्रह भी ना कराए, लेकिन भारत जनमत संग्रह कराएगा अगर पाकिस्तान की सेना पीछे चल जाती है। दूसरा डर ये है कि वो जनमत संग्रह में नहीं जीतने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में जनमत संग्रह में नहीं जीतने वाले हैं। 1900 जो अपना अगला 65 वाला युद्ध हुआ था, उसमें भी कश्मीरी लोगों ने भारत का ही समर्थन किया था। सिर्फ और सिर्फ ये श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे कुछ कट्टरपंथी या ब्रेन बास्ट मुस्लिम लोग आ गए हैं, बस वो पाकिस्तान की फंडिंग से आए हुए हैं या पाकिस्तान के लोगों ने पैसे दे रहे हैं और जबरदस्ती उनकी ब्रेन बास्ट किया जा रहा है, सिर्फ श्रीनगर शहर के आसपास में। बाकी जितना भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इधर की साइड में जनजाति लोग रहते हैं, जो मैंने बताया था गुज्जर बकलवाद जाती है, वहाँ पे 20% से ज्यादा रहती है। वो सबके सब प्रो इंडिया है, सारे के सारे प्रो इंडिया, यानी इंडिया का समर्थक है। उन्हें पता है कि इस्लाम या रिलीजन बाद की चीज है, पता है ना एक्चुअली में। उन्हें तो पता है, एक तो ब्रेन वॉश होता है कि सिर्फ उन्हें दिमाग में ये बढ़ा दो कि मुस्लिम 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 मुस्लिम, लेकिन उन्हें पता है कि हम गुर्जर हैं, गुर्जर जो भी है, हम गुर्जर मुस्लिम हैं, हमने रिलीजन को माना हुआ है। बाकी ऑल इंडिया में भी बहुत सारे गुर्जर हैं जिन्होंने हिंदू माना हुआ है। वहाँ पे कुछ जट कम्युनिटी भी है जो वहाँ पे इधर की साइड में रहती है। पाकिस्तान का भी मैं आपको बता चुका हूँ, करीब करीब 15% के आसपास में वहाँ पे गुर्जर समुदाय रहता है पाकिस्तान में भी, ये पंजाब वाले क्षेत्र में रहता है। उसके अलावा जट समुदाय भी रहता है पाकिस्तान में, पूर्ण रूप से राजपूत भी रहते हैं, मुस्लिम है सारे के सारे, राजपूत भी रहते हैं, जट भी रहते हैं, अपने गुर्जर भी रहते हैं, मुस्लिम है, और वो अपने रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं। उनके लिए इस्लाम बाद में आता है, कट्टरपंथी नहीं है उनके अंदर, वो बाद में आती है, वो जबरदस्ती कराई जा रही है आज के समय पे, उनके अंदर दिमाग में ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनके लिए पहले पॉइंट पे आता है अपना जो अपना कास्टिज्म जो है उनके वहाँ पे भी प्रॉपरली फैला हुआ है, तो वो उन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। मैंने बताया था मेरा दोस्त है वो भी वहाँ का एक पाकिस्तान का, तो वो सारी चीज़ें यही बता रहा कि वहाँ पे भी जैसे गुज्जर है तो वो वही रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 गोत्र को छोड़ना शादी के लिए, वहाँ पे ऐसा ही करते हैं, ठीक है।
तो ये अपना प्लेबिसिट में पाकिस्तान हार जाएगा निश्चित, मुझे इस बात का पता है इस कंडीशन में। तो इसलिए पाकिस्तान पीछे जाना ही नहीं चाहता है, और ना पाकिस्तान पीछे जाएगा ना अपना भारत पीछे हटेगा और प्लेबिसिट यानी जनमत संग्रह कराएगा। तो ये अपना जम्मू कश्मीर ऐसे ही रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझने वाली बात है कि उन्हें कैसे ऐसे चेंज होना है, वो आगे माई व्यू में वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अब द्वितीय युद्ध की बात करता हूँ। द्वितीय युद्ध जो था 1965 में होता है। 1965 में भारत की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी। थोड़ी सी गड़बड़ क्या कि 1964 में कौन मरे थे? 1964 में अपने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत को हरा दिया था उस युद्ध में, भारत की हालत खस्ता खराब हो गई थी। उसके बाद में उस समय तक भारत में अनाज का भी संकट चल रहा था, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका से कर्जे पे लेना पड़ रहा था, मांगना पड़ रहा था, अमेरिका से मांगना ही पड़ रहा था एक्चुअली में, ठीक है। और उस समय अपने जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो लाल बहादुर शास्त्री आए थे, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो पाकिस्तान वाले श्योर थे उस समय 1965 के आसपास में कि अभी हमारे पास में टाइम है, आक्रमण कर दीजिए और पूरे भारत को कब्जा कर लीजिए। दिमाग में उनकी में फितूर बैठ जाता है, मूर्ख लोग होना और उसके बाद में ये सारी चीज़ें करना ऑटोमेटिक होता ही है। मूर्ख लोग आदमी अपने आप को ऐसे समझते हैं। तो उन्होंने 30,000 लोगों को चोरी छुपे से जम्मू कश्मीर में एंटर करा दिया। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या नाम दिया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। जैसा कि मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं वो भारत का समर्थन करते हैं, ठीक है। जैसे ही उन्होंने एंटर कराया 30,000 लोगों को, तो उन्होंने लगा कि ये 30,000 लोगों के साथ में अपने जम्मू कश्मीर के लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीर के लोगों ने 29,000 की बजाय भारत का समर्थन किया और भारत की सेना को बता दिया, तो भारत ने वापस यहाँ से आक्रमण कर दिया, ठीक है। यहाँ से आक्रमण तो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो युद्ध छोट-मोट घटनाएं चलती रहती हैं। पहाड़ी इलाके में पूरा युद्ध नहीं हो पाता है, फुल स्केल पे बाहर नहीं हो पाता है, वहाँ पे छुप छुप के होता है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे अखनूर सेक्टर में भी हमला कर दिया पाकिस्तान वालियों ने। यहाँ पे तो कि भारत ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब भारत को फिर से अपनी तरफ से एक्शन लेना था, ठीक है। तो भारत ने ये वाला क्षेत्र खोल दिया, पंजाब वाला, भारत ने अपना राजस्थान वाला क्षेत्र खोल दिया, भारत ने इधर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उधर से पाकिस्तान क्योंकि उसी तरीके की तैयारी के साथ में था कि यहाँ से आक्रमण करेंगे, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा जीत लेंगे। तो उनका प्लान यही था। भारत ने यहाँ से चलना शुरू किया, भारत यहाँ आगे बढ़ता जा रहा था, हम लाहौर के पास में पहुंचने वाले थे, ठीक है। यहाँ लाहौर के पास में पहुंचने वाले थे, इधर की साइड में भी आगे बढ़ रहे थे। बॉर्डर मूवी का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बॉर्डर मूवी, सनी देओल की मूवी, सुनील शेट्टी की मूवी, ठीक है। उस मूवी 1965 की युद्ध पर ही है। तो यहाँ पे एक पोस्ट है लोंगेवाला, अपने गुजरात अपने राजस्थान में ही है, लोंगेवाला पोस्ट है। तो वहाँ पे जो युद्ध हुआ था, एक रात तक सनी देओल ने अकेले डटे रहे थे वहाँ पे, और रात भर जो पाकिस्तान की सेना थी उसका डट कर मुकाबला किया था। सुबह अपनी एयरफोर्स पहुंच गई थी, एयरफोर्स ने जाते हुए पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर मूवी देख लेना अगर 1965 का युद्ध समझना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इधर की साइड में आगे बढ़ने लगे। अब क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री और इधर की साइड में अपने अयूब खान, पाकिस्तान साइड में अयूब खान, युद्ध चल रहा था लगातार 3-4 महीने कंटिन्यूसली चला था। तो ये मैं पूरा एक बार में पूरा बता देता हूँ आपको, देखते चलिए। 5 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की गई थी। उसमें 30,000 चोरी छुपे सैनिक कश्मीर में घुसा दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने भारत सरकार को बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में भारत सेना ने जिब्राल्टर ऑपरेशन को असफल कर दिया। पाकिस्तान ने फिर जम्मू के अखनूर पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1965 को। फिर भारत ने अपनी साइड से पंजाब और राजस्थान की साइड से वहां पर आक्रमण किया। लड़ाई चलती रही थी, भारत इसमें आगे जा रहा था, ठीक है। 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर यानी रूस ने बीच में समझौता किया, 10 जनवरी 1966 को। अब कितने दिन तक चला ये युद्ध? 5-6 महीने हो गए। अगस्त के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने हो गए। तो इसमें युद्ध चलता रहा था और लाल बहादुर शास्त्री को और अयूब खान दोनों को बुलाया वहाँ पे। ताशकंद अपने उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पुराने समय पे भी रूस का हिस्सा था, ठीक है। पुराने समय पे किसका हिस्सा था? रूस का। 1990 में रूस अलग हो गया, तो वो ताशकंद जो है अपनी उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, वहाँ पे समझौता हो गया और दोनों के बीच में युद्ध रुक गया, ठीक है। भारत की सेना लाहौर के पास से पीछे आ गई थी और जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने लीडिंग ले ली थी, वो पीछे की साइड में चले गए थे, बराबर हो गया था, ठीक है। इससे हमने भारत ने एक नया वो लिया कि रॉ की स्थापना कर दी गई। क्योंकि अगर यहाँ पे पता होता कि पहले पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है पिछले 2-3 साल से ऐसे लड़ने के लिए, तो वो उसके लिए रॉ की स्थापना कर दी गई। रिसर्च एनालिसिस विंग, अन्वेषण अनुसंधान विभाग, अपना एकता टाइगर, सलमान खान रॉ का एजेंट है। फोर्स 2 में जॉन अब्राहम भी रॉ का एजेंट है। तो अंडर कवर एजेंट है, ऑल वर्ल्ड के हर देश में उनके मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी अपना मैं बता चुका हूँ, DRDO, इसरो, ऐसे ही रॉ भी बहुत अच्छा संगठन है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पे मौत हो गई थी, ताशकंद में ही। जब वो 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी को उनकी मौत हो गई थी। उसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। रात में उन्होंने अपनी बीवी से बात की, सुबह तक उनकी डेथ हो गई थी। अब बताया जाता है हार्ट अटैक आया होगा। हार्ट अटैक तो क्या आया, जब युद्ध शांत हो गया तो हार्ट अटैक आने की क्या बात है? 2 कारण हो सकते हैं, तो पाकिस्तान वालों ने मरवाया होगा या भारत वालों ने मरवाया होगा। तो इसमें चांस किसके ज़्यादा लगते हैं आपको? भारत वालों के ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उससे आगे वाली जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे चलते हैं। थर्ड बार जो हुआ था 1971 में हुआ था। पाक, बांग्लादेश और भारत के कारण तीनों इसमें पार्टियां थी। अब ये वाला पूरा कहानी अभी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत पहले ही बता चुका हूँ।
पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब दो पाकिस्तान बने थे। एक अपना ये वाला कौन सा पाकिस्तान हो गया, पश्चिम पाकिस्तान, और इधर वाला कौन सा पाकिस्तान हो गया, पूर्व पाकिस्तान। इन दोनों को मिलाकर के पाकिस्तान बनता था। यहाँ के बंगाली लोग हैं, ये बंगाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। और ये अपने पश्चिम पाकिस्तान वाले, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बड़े मानते हैं, ऊंचे मानते हैं। और इनको क्या मानते हैं, वो नीच मानते हैं बंगाली को, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। गरीब क्यों, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और खेती कम है। इनके पास में पॉपुलेशन भी ठीक कम ही है, ठीक है, लेकिन खेती उस हिसाब से ज़्यादा है। यहाँ का पंजाब बहुत बड़ा है, 5 नदियों का क्षेत्र है, तो वे पैसे वाले ही हैं। यहाँ के लोग गोरे हैं, इधर की साइड में थोड़ा बहुत रंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बात ये होती है कि 1971 में 70 में चुनाव हुए थे, 1970 में। उस चुनाव में यहाँ का मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री के रूप में जीत चुका था, ठीक है। यहाँ का मुजीबुर रहमान जीत गया। इन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि यार ये तो नीचे लोग, इनका प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकता है। तो उन्होंने उसके चुनाव को ही रद्द करवा दिया, चुनाव को रद्द करवा दिया। तो उसके बाद में यहाँ पे ये जो है अपने शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने एक नई पार्टी का एक मोर्चा बना लिया, मुक्ति वाहिनी मोर्चा, कि हम अब आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अलग से देश बनाएंगे। तो उन्होंने बांग्ला मुक्ति वाहिनी मोर्चा बना लिया था और यहाँ पे अपने लेवल पे स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। उसी समय यहाँ से अपने राष्ट्रपति जो थे उन्होंने यहाँ से अपनी पूरी सेना भेजी जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में, और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में स्कॉच अर्थ पॉलिसी यानी दमन नीति की शुरुआत कर दी। स्कॉच अर्थ पॉलिसी होती है कि जो सामने आ रहा है उसे नष्ट करते जा रहे हो। खेत आ रहे हैं, खेत को नष्ट कर दो, मकान आ रहे हैं, मकानों को, सामने अगर कोई 10-5 लोग इकट्ठे होकर हमारा विरोध कर रहे हैं तो उनको गोली मार के खत्म कर दो। तो यहाँ पे इन्होंने एंटर किया, लोगों को मारना शुरू किया। मार रहे थे तो उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परेशान हो रहे थे, लेकिन हिंदुओं को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया और पूरे भारत में एंटर करना शुरू कर दिया। तो असम की साइड में, पश्चिम बंगाल की साइड में हिंदू आने लगे थे। भारत की हालत वैसे ही खराब चल रही थी। भारत के पास खुद के पास में खाने को अनाज नहीं है। भारत की जनसंख्या ही पहले से इतनी ज़्यादा है, उसके बाद में बांग्लादेश वाले भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। करीब करीब 1.5 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए थे। इंदिरा गांधी ने यूएन में बोला कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालिए, हमारे पास में इनको देने के लिए खाना नहीं है और इन पर अत्याचार हो रहा है, इनका सॉल्यूशन निकालिए। यूएन का काम है, किसी भी देश में कुछ गलत हो रहा है उसको सुधार कीजिए। यूएन वालों ने ध्यान नहीं है। यूएस को भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, यूएस भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने अपने लेवल पे सारी चीज़ों की शुरुआत की। तो उस समय अपने आर्मी के जो चीफ थे उनका नाम था जनरल मेनेक्शा। जनरल मेनेक्शा ये पारसी व्यक्ति थे। पारसी जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे राष्ट्रभक्त होते हैं, जैसे कि रतन टाटा जो है वो अपना पारसी है, ठीक है। तो जनरल मेनेक्शा को बुलाया आर्मी चीफ को दिल्ली में। ये मार्च चल रही थी, मार्च 1971 की। मैं पूरा आपको डेट बता दूंगा उसमें। मार्च 1971 में जनरल मेनेक्शा को बुलाया कि हमें इस वाले क्षेत्र में आक्रमण करना है और पाकिस्तान की आर्मी को पीछे खदेड़ना है। तो जनरल मेनेक्शा ने मना कर दिया, नहीं मैडम, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ अभी। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, इसमें अभी आगे आने वाले समय पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश होने के कारण बाढ़ आने वाली है और हमारी आर्मी उस बाढ़ के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन जीतने की मैं गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे आप टाइम देती हो तो मैं गारंटेड जीत के बता दूंगा, ठीक है। जनरल मेनेक्शा, आज उनका जन्मदिन है एक्चुअली में, आज उनका जन्मदिन है जनरल मेनेक्शा का। तो मेन चीज़ ये आती है कि वहाँ से उन्होंने बोला जनरल मेनेक्शा ने कि हाँ आप जाइए, आपको जो टाइम चाहिए, जनरल मेनेक्शा को इंदिरा गांधी ने बोला आपको जितना टाइम चाहिए आप टाइम लीजिए, आर्मी को तैयार कीजिए और आप जब तैयार जाओ तब मुझे बता देना, इंदिरा गांधी को बता देना, ठीक है। जनरल मेनेक्शा ने कहा ठीक है। तो ये युद्ध चलता रहा था, ये अपने छोटी मोटी घटनाएं चलती रही थी। यहाँ से टिक्का खान लोगों को मार रहे थे, जो कर रहे थे वो चलता रहा था, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक कहानी चलती रही थी। अब बात आती है कुल मिला के 6 दिसंबर 1971 को जनरल मेनेक्शा ने बोल दिया कि हाँ हम तैयार हैं, अब हम भेज सकते हो। जनरल मेनेक्शा की आर्मी तैयार, इधर की साइड में पाकिस्तान में एंटर किया, इधर की साइड में इस साइड से एंटर किया। दोनों साइड से अपनी आर्मी ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। युद्ध फुल स्केल पे चालू। 10 दिन लगे, 10 दिन में पूरी पाकिस्तान की आर्मी को खत्म कर दिया, पूरा आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। यहाँ पे ढाका में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। तो ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई थी। इसमें आपको 16 दिसंबर को ही जैसे ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद में बांग्लादेश ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बन गए, जिनकी बेटी आज के समय की प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उनका, शेख हसीना। उनके अपोजिट में कौन है, खालिदा जिया, ठीक है। तो वो उस समय प्रधानमंत्री बन गए 16 दिसंबर को, और भारत ने यूएन में जाके बोल दिया कि भाई साहब इसे नया देश घोषित किया जाए। जब तक यूएन घोषित नहीं करता है तब तक वो नया देश नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद में
इंदिरा गांधी को इस अलग करने का श्रेय भी दिया जाता है। माना जाता है कि इस पूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट रची थी, पूरी पूरी कहानी रची थी ना, ये मुक्ति बाहिनी मोर्चा, ये सारी चीज़ें, ये इंदिरा गांधी की देन थी, उनकी उपज थी माइंड की, कि पाकिस्तान दो तरीके से हमें घिरे हुआ है, पहले तो इसे दो भागों में तोड़ दो। इंदिरा गांधी की उपज थी। मुक्ति बाहिनी मोर्चा जो बनाया था वो इसमें इंदिरा गांधी का हाथ माना जाता है। इंदिरा गांधी ने हथियार सप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसमें पूरा इंदिरा गांधी, इसलिए इंदिरा गांधी को उस समय से क्या बोला जाने लगा, आयरन लेडी, यानी लोह स्त्री, ठीक है। हाँ, और उस समय एक चीज और इम्पोर्टेंट हुई थी, जब ये युद्ध चल रहा था तब पाकिस्तान वालों ने यूएस और यूके और यूएस दोनों से मदद मांगी थी, ठीक है, यूके और यूएस से। और एक्चुअली में यूके और यूएस तैयार हो गए थे मदद करने के लिए। यूके ने अपनी नेवी की सेना इधर से भेज दी थी और यूएस ने नेवी की सेना इधर से भेज दी थी। भारत की हालत खस्ता हो गई थी, अगर यूएस यूके की नेवी आ जाए, भारत कहाँ से मुकाबला कर सकता है उसका। अब यूके और यूएस को क्या जरूरत पड़ रही थी टांग अड़ाने की, बेमतलब में क्यों अड़ा रहे थे। भारत की इंदिरा गांधी ने बोला मान जाओ, नहीं वो नहीं माने, तो फिर भारत की इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर से संपर्क किया कि ये हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तुम इधर से आ जाओ। वो यूएसएसआर तो उनके खिलाफ था ही। और बाकी भारत के संबंध यूएसएसआर से शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे हैं। रूस से भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। भले ही भारत माने या ना माने, लेकिन रूस अब भी भारत की किसी भी कंडीशन में हेल्प कर सकता है। अब भारत क्या है कि यूएस के साइड में ज़्यादा चला गया है, लेकिन रूस आज भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। रूस की एक खास बात बताऊं, आवारा हूँ वाला सॉन्ग है ना, पूरे विश्व में फेमस है। आवारा हूँ वाला जो सॉन्ग सुना हो राज कपूर वाला, पूरे विश्व में फेमस है। और रूस में तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है रूस में ये सॉन्ग। रूस में अब भी वहाँ के नॉर्मल लोग ये गाना सुनते हैं, आवारा हूँ वाला, ठीक है। तो रूस ने भी अपनी फ्लीट भेज दी थी भारत की मदद करने के लिए। जैसे ही रूस ने फ्लीट भेजी, अपनी नेवी भेजी, तो यूएस वाले रुक गए और यूके वाले रुक गए थे। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी को एक चीज, नई चीज समझ में आ गई थी। इंदिरा गांधी को क्या समझ में आ गई थी कि अब हमें परमाणु बम बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है अब हमारी, क्योंकि यूएस और यूके वाले बेमतलब में हमला कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ रही है इनकी, अगर हमारे पास में परमाणु बम होता तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती वहां से आने की। हमारे पास में परमाणु बम होता तो ऐसे बीच में कैसे टांग अड़ा सकता है। तो 1974 में अपना इंदिरा गांधी ने पहला पोखरण फर्स्ट किया था, उसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा नाम से। पोखरण कहाँ पे, राजस्थान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये पूरा आप दोबारा से पूरा देखिए। 1970 में पाक में चुनाव हुए थे, स्क्रीन पर देखते चलिए। मुजीबुर रहमान जीते थे, वो कहाँ के थे, पूर्वी पाकिस्तान के, ठीक है। पश्चिम पाकिस्तान वालों ने मान्य से मना कर दिया। 26 मार्च 1971 को बंगला मुक्ति बाहिनी मोर्चा का गठन कर लिया अपने शेख मुजीबुर रहमान ने। और उसको समर्थन कौन कर रहा था अंडरग्राउंड लेवल पे, अपनी इंदिरा गांधी उनको हथियार वगैरह सप्लाई कर रही थी। तो उधर की साइड में पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को भेज दिया। उनको जो पॉलिसी दी थी, स्कॉच अर्थ पॉलिसी, यानी दमन नीति। और वहां से हिंदुओं का मुसलमानों का पलायन हो रहा था, हिंदुओं का ज्यादा पलायन हो रहा था, ठीक है। हिंदुओं का पलायन हो रहा था, 1.5 करोड़ के आसपास में पलायन हो चुके थे। 6 दिसंबर 1971 को जनरल मेनेक्शा ने, जो कि भारत आर्मी के चीफ थे, दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया, ठीक है। जनरल मेनेक्शा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। यूएस और यूके पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे, यूएसएसआर ने भारत की सहायता की थी। अगर एक मूवी अगर ध्यान हो तो अपने भल्लाल देव, जो क्या नाम है उनका, राणा डुग्गुवती की, उनकी लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, सिप पर आई थी, उसका नाम शायद गजनवी था, शायद गजनवी था या क्या नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गजनी था शायद, एक सिप थी, उसके ऊपर एक मूवी आई थी। तो वो उसी 1971 की युद्ध के है। 1971 में जब भारत ने इधर से कराची पोस्ट को, कराची पे जो बंदरगाह था उसको नष्ट किया था, वो एक ही शिप ने बहुत मेहनत करके नष्ट किया था। तो उसको उसी शिप के ऊपर वो पूरी कहानी है 1971 के आधार पर, ठीक है। 16 दिसंबर यानी 10 दिन में पूरे पाकिस्तान को हरा दिया गया। और 16 दिसंबर 1971 में अपने जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के जनरल नियाजी दोनों ने दस्तखत किए थे इस बात पर कि भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब अब पाकिस्तान के 90,000 सैनिक किसके गुलाम हो गए, भारत के गुलाम हो गए, ठीक है। शिमला समझौता हुआ 1972 में, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बना दिया गया। भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया 1974 में। कारण समझ में आ गया यूके और यूएसएस वाली। और क्या नाम दिया था उस परीक्षण का, स्माइलिंग बुद्धा। अब इंदिरा गांधी ने एक जो कमी कर दी थी शिमला समझौते 1972 में, वो क्या कमी कर दी थी कि इस समय इंदिरा गांधी के पास में ऑप्शन था इस मुद्दे को सुलझाने का, क्योंकि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक किसके कब्जे में थे, भारत के में। जब तक वो शिमला समझौता नहीं हुआ तब तक वो भारत के ही बंधुआ थे, ठीक है, वो भारत की सरकार के बंधुआ थे। अगर भारत चाहता, जब शिमला में समझौता हुआ तो उस समय चाहता तो इस ऑप्शन को रख सकता था कि हम आपके सैनिकों को तब छोड़ेंगे जब आप इस जम्मू कश्मीर को निपटा लो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का ये पूरा भारत अपना उस समय हिस्सा ले सकता था। लेकिन उस समय शायद इंदिरा गांधी को ध्यान नहीं रहा, या जो भी रहा होगा, कुछ ऊपर से दबाव रहा होगा, तो वो नहीं कर पाई। बाकी वो कमी रही उनकी, बाकी तो आयरन लेडी वो ने अच्छा काम किया था। आगे बात करते हैं अब चौथे युद्ध के बारे में। चौथा नंबर का वार है जो करगिल वार जो बोला जाता है, ठीक है। ये अपना वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको याद होगा तो यहाँ पे श्रीनगर है, ये वाला,
और इधर की साइड में जब जाते हैं तो यहाँ पे लद्दाख में लेह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। लेह से करगिल होते हुए एक राजमार्ग जाता है, श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग बोलते हैं। वहाँ पर इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव में तापमान रहता है, तो पाकिस्तान इधर की साइड से तो जीत नहीं रहा है। ठीक है, तो 1984 से पाकिस्तान ने एक नई रणनीति बनाई कि जैसे चीन ऊपर से आके भारत को हरा गया, तो हम ऊपर से आएंगे और भारत को हराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1984 से छोटी मोटी घटनाएं होने लगी, तो भारत ने भी यहाँ पे अपनी सेना तैनात कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सेना तैनात की हुई है, पहले से उनका तो फुल प्लान ही था। ठीक है, तो 1984 से लेकर छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती थी, लेकिन लड़ाई से ज़्यादा लोग बिना लड़ाई के मर जाते थे। कारण क्या था? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और ग्लेशियरों का भूस्खलन हो जाता है। जैसे ग्लेशियर का स्खलन हो जाता है तो उसके में दब के मर जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताया था, हनुमंतप्पा नाम का एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे अपने उस समय 1998 में अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। उस समय पाकिस्तान में अपने परवेज मुशर्रफ थे, तो उन्होंने एक ट्रीटी या संधि कर ली कि यार सर्दियों के समय में बेमतलब में बढ़ते हैं, इन्हें ऐसा किया करेंगे कि सर्दियों के 6 महीने आप पीछे हट जाओ, सर्दियों के 6 महीने हम पीछे हट जाते हैं, ताकि लोग बिना लड़ाई के ना मरें, आर्मी के लोग बिना लड़ाई के ना मरें। पाकिस्तान वालों ने धोखा दिया, भारत की सेना जैसे ही पीछे आई, पाकिस्तान ने ऊपर से यहाँ पे झंडा फहरा दिया सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। फिर भारत ने अपनी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, भारत की सेना ने वापस की साइड से जाते हुए अपना झंडा फहरा दिया सियाचिन पे, पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और पीछे की साइड में खदेड़ दिया। तो एक मूवी इस पर आप याद रख लेना, अच्छे मूवी, ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें पूरा का पूरा यही दिखाया गया 1999 का युद्ध। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बताता हूँ। करगिल युद्ध जैसे सियाचिन युद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग है, उस पर पाकिस्तान कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि उसे इधर वाला डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी भारत की। एक ही रास्ता है, या तो वायुयान से जाओ या ऊपर ये हाईवे है उससे जाओ। ठीक है, तो उसका लक्ष्य मूवी में बता चुका हूँ। हाई स्केल पे ऊंचे क्षेत्र पर ये युद्ध हुए, परमाणु युद्ध की भी संभावना हो गई थी, हो सकता था परमाणु युद्ध हो जाता, लेकिन अमेरिका ने इंटरफेयर किया। अमेरिका के बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को पीछे हटाया, पाकिस्तान वालों को पीछे हटाया। तब तक भारत की सेना अपने सियाचिन पर पहुंच चुकी थी। अब सियाचिन पर पहुंचने का मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान वाले पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान वाले खिंचाएंगे, दूसरी साइड से आक्रमण करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे तो भारत भी आक्रमण करेगा। तो ये लड़ाई चली रही थी। तो उस समय बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को बोला कि पीछे हट जाओ। ठीक है, तो ये 4 युद्ध है, 4 युद्ध में भारत जीता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत और चीन का युद्ध हुआ है 1962 में। 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। उससे पहले भारत और चीन के बीच में बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। एक्चुअली में चीन ने पीछे से हमला किया, एक तरीके से पीठ के पार किया था। उससे पहले भारत जो था, भारत और चीन, देखो पूरे विश्व में 2 ही संस्कृति ऐसी हैं जो पिछले 5000 साल से चली आ रही हैं। चीन की संस्कृति तो आज के समय पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, भारत की संस्कृति बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। इसलिए बोला जाता है कि मिट गए मिस्र, रोम, यूनान, सिर्फ 5000 साल से सिर्फ और सिर्फ भारत बचा हुआ है अपनी संस्कृति के साथ में आज भी। चीन की संस्कृति पिछले 60 साल में खत्म हो गई है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ही है उसके बाद में चीन की संस्कृति खत्म हो गई है, क्योंकि वो संस्कृति को मानते ही नहीं है, वो पुराने सिस्टम को नष्ट करते हैं ना। कम्युनिस्ट सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने बताया ना, कम्युनिस्ट जैसे ही आते हैं वो बोलते हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये खराब है, पहले इसे नष्ट करो, अब नया सिस्टम लेके आओ। तो वो पूरा सिस्टम वहाँ का खत्म हो चुका है। 1949 में माओ सेतुंग की पार्टी कम्युनिस्ट सीपीसी ने आक्रमण किया था वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंटांग पर, और उस कुओमिंटांग पार्टी को हरा दिया था और अपनी सेना स्थापित कर दी थी वहाँ पे। क्या नाम है उसकी सेना का? पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA बोला जाता है, रेड आर्मी यानी लाल सेना भी बोला जाता है। तो कुओमिंटांग वाले थे वो भाग के कहाँ चले गए थे? ताइवान में चले गए थे। ठीक है, ताइवान वाले बोलते हैं कि चीन भी आजकल हमारा है पूरा पूरा, चीन बोलता है ताइवान ही हमारा है। ठीक है, 1949 में नेहरू जी और माओ सेतुंग के बीच में अच्छे संबंध थे। 1949, 50, 60 में नेहरू जी चीन को बड़ा भाई मांगते थे, भारत को छोटा भाई मांगते थे। पूरे देश में दो ही देश बचे जो संस्कृति पुराने समय से चली आ रही है, बाकी सबकी संस्कृति नष्ट हो चुकी थी। तो नेहरू जी ने पहले UN में भी चीन का समर्थन किया था। UN तो चीन को देश मानने से नहीं मानता था, UN देश मानने से इनकार करता था। UN ताइवान को देश मानता था, ताइवान को देश मानता था, चीन को नहीं मानता था। ताइवान को असली देश मानता था और चीन को ताइवान का हिस्सा मानता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने UN में जाकर के बोला कि आप चीन को ही देश मानिए, तो भारत ने समर्थन किया था। दूसरा, UN में स्थायी सदस्यता के लिए अगर बात चल रही थी तो स्थायी सदस्यता के लिए भी अपने जवाहरलाल नेहरू ने चीन का समर्थन किया, जबकि चाहते तो उस समय भारत के पास में ऑप्शन था स्थायी सदस्य बनने का, परमानेंट बनने का, वीटो पावर। 5 देश हैं, नाम ध्यान कराइए। पहला USA, अपना यूरोप में बताइए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उसके बाद में चीन। इनके पास में वीटो पावर होती है, यानी कोई भी रेजोल्यूशन पास करना होता है तो 5 के पास में होकर तो इन 5 को तो इस पर पास करना ही जरूरी है। अगर एक ने भी पास नहीं किया तो वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भारत ने उसका भी समर्थन किया था। और उस समय 1960 में चीन के जो प्रधानमंत्री थे
प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो अपने माओ से तुंग प्रधानमंत्री थे, जाओ एनलाई। वो भारत आए थे तो भारत में अपने बहुत अच्छे तरीके से घूमे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। भारत खुश अच्छे तरीके से, यार बहुत अच्छी संस्कृति बढ़ रही दोनों की। लेकिन जैसे ही वापस गए, जाते ही उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का इश्यू क्या था? आक्रमण का इश्यू था, ये जो रेखा है इसका क्या नाम है? क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में बनी थी। कब बनी थी? 1914 में बनी थी। किस किस के बीच में बनी थी? तिब्बत और भारत के बीच में। तिब्बत उस समय एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1949 में चीन ने उस पर आक्रमण किया और अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो 1914 में जो मैकमोहन रेखा बनी थी वो किस किस के बीच में बनी थी? तिब्बत और भारत के बीच में। अब 1949 में तिब्बत को जीत लिया तो अब चीन ने बोल दिया हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं। अब ये कौन सा तरीका हुआ? हो गई पहले संधि तो हो गई। बाकी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ के लोग एक तरीके से रहते ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पे। लेकिन उनमें हमारी भारतीय सभ्यता की तुलना में या भारतीयपन होने की तुलना में उनकी जो जो रेस है, उनकी जो जनजाति है, वो चीनी जनजाति से ज़्यादा मिलती है। तो चीनी बोलते हैं कि हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये अपने मानते हैं उन्हें। ऐसे अरुणाचल प्रदेश वाले भी छोटी छोटी आंखों वाले, उनकी जो रेस होती है, उनकी उस साइड वाली रेस बोलते हैं, मंगोलाइट रेस बोलते हैं जिसे, ठीक है। मंगोलाइट रेस बोलते हैं, वो चीन वालों की तरह। तो चीन वाले बोलते हैं कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन जो संधि पहले हो चुकी है वही मान्य होगी, ठीक है। यूएन भी इसी संधि को मानता है, चीन के कहने से कुछ नहीं होता। 1960 में हिंदी चीनी चीन ने भाई नारा दिया। जैसे ही वापस गए उन्होंने आक्रमण कर दिया। इधर की साइड में चीन की सेना पूरी तैयारी के साथ में थी, भारत की सेना कोई तैयारी नहीं थी भारत की सेना की, ठीक है। तो उस युद्ध में आप मान सकते हो भारत हार चुका है, पूरी तरीके से हार मान ली भारत ने। 1 महीने के आसपास में युद्ध चला था, लेकिन भारत की सेना पीछे हटती रही थी। ये वाला क्षेत्र तो पहले से ही था चीन के कब्जे में। यहाँ पे भी छोटा सा क्षेत्र ले लिया और यहाँ पे भी पूरा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश वाला ले लिया। लेकिन चीन ने खुद ने ही युद्ध को बंद किया और वापस चले गए, ठीक है। यहाँ पे भी युद्ध बंद किया और वापस चले गए। शायद वो डराना चाहते थे, पता नहीं क्या उनकी सोच थी। उस समय भारत और चीन की इकोनॉमिक स्थिति बराबर थी, आर्थिक स्थिति बराबर थी। मान सकते हो भारत चीन से थोड़ा बहुत मजबूत ही था, लेकिन इस वाले क्षेत्र के लिए तैयार नहीं थी भारत की सेना। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तैयार नहीं थी। आज के समय पे तो चीन बहुत आगे निकल गया है, इस चीज़ को याद रखना। आज के समय पे भारत में और चीन में आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती है। चीन 5 गुना आगे। मैंने बताया था भारत की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन है, चीन की $14 ट्रिलियन है, अमेरिका 19-20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। तो अभी तो कोई तुलना नहीं है भारत और चीन की उस चीज़ के मामले में। बाकी आर्मी तो अभी भी भारत की ही आगे निकलेगी अगर युद्ध कराया जाए नॉर्मली, और बड़े स्केल पे टेक्नोलॉजी युद्ध किया जाएगा तो पैसे जिनके पास में वही आगे निकलेंगे, अगर ड्रोन युद्ध वगैरह उस तरीके का होता है। लेकिन आर्मी अभी भी इंडिया की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सख्त है, बहुत ही अच्छी आर्मी है इंडिया की। आर्मी के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ से ये 1962 का युद्ध हुआ, वापस चले गए। तो पूरा ये देख लीजिए, ये जो क्षेत्र हुआ युद्ध हुआ था वो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश वाले में क्षेत्र में हुआ था। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर यानी 1 महीने के आसपास चला था। माओ सेतुंग वहाँ के अपने राष्ट्रपति थे और जाओ एनलाई वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था। ऊंचाई पर युद्ध हुआ, भारत तैयार नहीं था, ठीक है। भारत एक तरीके से हार गया। तो भारत में इसमें ये अपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती मान सकते हो उसे, कि आंख मूंद कर विश्वास किया उन्होंने। नहीं करना चाहिए किसी भी देश पे। तो रो अभी तो सब जगह काम कर रहा है, तो अगर कोई युद्धों की संभावना होती है तो रो पहले ही सूचना दे देता है। 1965 का युद्ध हुआ था, उसके बाद में बना दी गई थी। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर की वो देख लीजिए और मेरे विचार देख लीजिए। 15-20 मिनट में खत्म करता हूँ। 1987 में चुनाव हुए थे, चुनाव विवादित चुनाव थे, उसमें धांधली का आरोप लगा। उसके बाद में अनरेस्ट हुई। अनरेस्ट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने फंडिंग करके कुछ ब्रेन वॉश करने वाले लोगों को भेज दिया और इस्लामिक मूवमेंट शुरू करवा दिया वहाँ पे, ठीक है। इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों में कट्टरपंथीता ज़्यादा आने लग गई, भारत के खिलाफ उनमें जहर भर दिया गया। वहाँ पे 10% के आसपास में श्रीनगर वाले क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में पंडित रहते थे। पंडितों को पीट पीट करके भगाया जाने लगा। 1990 के आसपास में करीब 5 लाख पंडितों को श्रीनगर वाले, कश्मीर वाले क्षेत्र से भगा दिया गया, जो कि अपने दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन वाले क्षेत्रों में आकर के बस गए थे। उनके पास में ऑप्शन नहीं था, अगर वहाँ पे रह रहे थे तो उन्हें मार दिया जा रहा था, ठीक है। तो 1990 में, 1989 में कश्मीर पंडितों को भगा दिया गया। तो वहाँ पे अपना आफ्सपा एक्ट भी लगा दिया गया सरकार के द्वारा 1988 में ही। 1995 में अपने यासिन मलिक जो शांतिवादी हो गए थे, 2008 में चुनाव हुए थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई थी और 2014 में बीजेपी और पीडीपी दोनों की गठबंधन है। बाकी ये गठबंधन एक तरीके से अलग ही दिखता है, लेकिन बीजेपी का ये गठबंधन मुझे अच्छा लगता है। पीडीपी अलगाववादी पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इनका विचारधारा में कोई मैच नहीं होता है, बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है दोनों की, लेकिन गठबंधन अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी की लॉन्ग रन की स्ट्रेटजी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से वो करना चाहिए। तो याद रखना 2016 में अपने पहली बार नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में बोला था, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान का नाम उन्होंने पहली बार बोला था। किसी भी प्रधानमंत्री ने 1947 के बाद में पहली बार बोला था कि वहाँ पे पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। आजकल तो पाकिस्तान में
ये वाला जो क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान वाला और ये अपना गुलाम कश्मीर, यहाँ पे पाकिस्तान विरोधी नारे ज्यादा लग रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि भारत का रो करवा रहा है ऐसा, लेकिन वहाँ के लोग खुद तंग हैं, परेशान है पाकिस्तान की सेना से। वो क्या करते हैं पाकिस्तान वाले, यहाँ पे जो भी खनिज वगैरह है उनका निकाल लेते हैं और अपना फायदा करते हैं पंजाब वाले क्षेत्र का। ऐसे ही बलूचिस्तान में होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज है, वहाँ से खनिज निकाल के पाकिस्तान यानी पंजाब वाले क्षेत्र का फायदा किया जाता है। बलूचिस्तान के लोग ज्यादातर गरीब हैं, यहाँ के भी लोग गरीब हैं, ऊपर वाले क्षेत्र के भी लोग गरीब हैं। पाकिस्तान इस समय आतंकवादी अड्डा बना हुआ है, तुम्हें पता ही होगा। और जो मैंने मूवी बताई है खुदा के लिए, उसमें आपको देख के समझ में ही आ जाएगा। पाकिस्तान का नाम लेते ही ऑटोमेटिक सामने वाले की विचारधारा बन जाती है आतंकवादी, ऑटोमेटिक विचारधारा बन जाती है आतंकवादी। ठीक है, तो अब मैं मेरे विचार बता देता हूँ इस पर। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आज भले ही कंडीशन कुछ भी हो, आगे आने वाले समय में भारत इसे लेके रहेगा, किसी भी कंडीशन में लेके रहेगा। और अगला बिंदु, संप्रदाय के आधार पर कोई भी देश सफल नहीं होता। मैंने बताया रिलीजन के आधार पर सिर्फ पहला जो देश बना था रिलीजन इस्लाम के नाम पे, पहला देश जो बना था पाकिस्तान बना था। बाकी ये सऊदी अरब वगैरह इनमें इस्लाम नहीं था क्या? इनमें भी तो इस्लाम था, वहाँ तो 100% इस्लाम है, लेकिन उन्होंने कभी इस्लामिक देश नहीं बनाया। सबसे पहला इस्लामिक देश कौन बना था? पाकिस्तान। और नतीजा आज भुगत रहे हैं। इस्लाम के आधार पर कोई देश नहीं बन सकता, धर्म के आधार पर कोई देश नहीं बन सकता। अब ये बताइए कि जब भारत आज़ाद हो रहा है, इधर से लोग, भारत में भी तो मुस्लिम रहते हैं ना, ठीक है, आप बैठे हो, आप में से दो जैसे मुस्लिम है, तो आप जो क्या मतलब, ये जरूरी थोड़ी है कि इस्लाम का जैसे नाम आया तो आप इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाओगे। अरे उसने बोल दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया इस्लाम, तो तुरंत वहां पे पहुंच जाओ। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना खुद इस्लामिक नहीं थे। बताया दारू पीना, बाकी सारे के सारे काम कर, गलत काम करना, टाई सूट पहनना, नॉर्मल इस्लाम लोगों को तो वो गाली देते थे, मुस्लिम मौलानों को गाली देते थे वो। लेकिन उन्हें लगा कि मेरी राजनीति फिट नहीं होने वाली है, तो उसका फायदा उठाया जाए, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में सेम टू सेम कहानी चल रही है। 1916 तक अपने जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्हें शांति, अपना सांप्रदायिक सद्भाव का शांति दूत बोला जाता था। लेकिन 1916 के बाद में अपने प्रधान महात्मा गांधी आ गए थे, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू आ गए थे कांग्रेस में। मोहम्मद अली जिन्ना का कद घटता जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कोई पोस्ट नहीं मिल रही थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना एक तरीके से खिंच रहे थे। अब भारत आज़ाद हो गया तो एक तरीके से यहाँ पे तो हमें कोई पोस्ट ही नहीं मिलने वाली है। तो अब क्या किया जाए, अगर राजनीति में बने रहना है टॉप मोस्ट पोस्ट पे, तो अब क्या किया जाए, लोगों को झूठ कराया जाए, लोगों को पागल बनाया जाए। फिर उन्होंने ऑप्शन देखा कि हमारे इस्लाम समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा होना ना होना भी बहुत मैटर करता है इस बात में। पढ़े लिखे नहीं है और सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है कभी भी। मदरसों में पढ़ने का फ़ायदा इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ी, उसके अलावा उन्होंने ज्योग्राफी पॉलिटिक्स कुछ नहीं पढ़ा होता है। तो उन्होंने इस्लाम का फ़ायदा उठा के इस्लामिक देश की मांग कर दी। 1934 में पहली बार मांग की गई थी, तो उन्होंने मांग कर दी और मुसलमानों को एक धर्म के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे देश बनाने की मांग कर दी थी उन्होंने। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे आज़ाद हुआ, उधर साइड में चले गए थे, तो उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा बना दिया गया, जबकि उर्दू कभी रही नहीं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, कभी भी नहीं रही थी। अपना दिल्ली में बोली जाती थी या यहाँ पे बोली जाती थी। उर्दू को जबरदस्ती बंगाल वालों लोगों पर भी थोपा जा रहा था इधर वाले। बंगाल के लोग तो विरोध कर ही रहे थे, 1971 में आज़ादी हो गई थी। ठीक है, तो ये सेम काम ये वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ की जो मेन नेता हैं वो सेम काम ये कर रहे हैं कि वहाँ के लोग अगर पढ़ नहीं रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले, तो उनकी उन अनपढ़ होने का, अशिक्षित होने का फायदा उठा के उनको इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है। वो भी सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र है, वो भी कश्मीर के श्रीनगर है ना, उसके आसपास में 2-4 शहर हैं, उनके आसपास वाला क्षेत्र है। कुल मिला के कश्मीर की ऐसी करीब 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 125 लाख मान सकते हो, 125 लाख के आसपास में। उसमें से यहाँ पे करीब करीब 30 या 40 लाख लोग रहते हैं, 30 लाख के आसपास। उनको ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको ही भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब भारत के समर्थन में। इसलिए मैं बोलता हूँ जनमत संग्रह होगा तो भारत निश्चित बात में जीतेगा उसमें। तो भारत, एक चीज मैं और इसमें बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इस इश्यू से ना भारत को कोई नुकसान है, ना पाकिस्तान को कोई नुकसान है। नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों को नुकसान है। कश्मीर इसमें पिसता रहेगा, कश्मीर का नुकसान होता रहेगा। भारत में एक, जिसे बोल सकते हो, फर्जी राष्ट्रवाद पनप रहा है। पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्रवाद पनप रहा है इसके नाम पे। फर्जी राष्ट्रवाद दो तरीका का होता है। एक तो ओरिजिनल राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र के प्रति अपने मन से खुद से प्यार जागे, और दूसरा होता है फर्जी राष्ट्रवाद। झूठ बोलो, झूठ के नाम पे फर्जी राष्ट्रवाद बनाओ। ठीक है, जैसे कि फर्जी, जैसे धर्म होता है ना, फर्जी धर्म से आप समझ जाओगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो शिव जी का भक्त है, या फर्जी भक्त, मैं जैसे बोल रहा हूँ शिव जी का भक्त है, तो फर्जी भक्त वो होगा जिसकी दिमाग में ये फिट बैठा जाए कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना ही फाइनल बात है। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओगे, तब जल चढ़ाओगे या दूध चढ़ाओगे तभी आप भक्त कहलाओगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। शिव जी के ऊपर जब तक तुम दूध नहीं चढ़ाओगे तब तक आप भक्त नहीं कहलाओगे। और एक ओरिजिनल भक्त वो होता है, वो शिव जी को भी जानता है, और उसे रास्ते में अगर कोई गरीब व्यक्ति मिल जाता है तो उसको वो दूध पिला सकता है। उसके लिए वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है या दूध चढ़ाना जरूरी नहीं है, उसके लिए उस गरीब व्यक्ति के लिए दूध देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस गरीब के अंदर भी शिव जी का अंश है। ठीक है,
तो ये फर्जी राष्ट्रवाद भी इस तरीके से होता है कि अपने अंदर से अगर राष्ट्रवाद पनपे तो अच्छी बात है, और फर्जी राष्ट्रवाद की कश्मीर का नाम ले लेकर के जबरदस्ती लोगों में भावनाएं भड़काई जा रही है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाओ, राष्ट्रवाद अपना लो, ये होता है ओरिजिनली। ठीक है, तो एक इस पे मैं अभी तो नहीं बता सकता, एक वीडियो है अपने कोई ठाकुर हैं, कौन से ठाकुर हैं, वो वृंदावन के हैं, उनकी शायद आपने देखी होगी। एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा था इसी बात पे, वीडियो वायरल है, वो आप देख लेना। जो राधे राधे वाला शायद उन्होंने गाना गाया था शायद, तो उनकी ये वीडियो है। फर्जी फर्जी भक्ति की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। और इस वीडियो में एक लड़की बस जेन्युइन सवाल पूछ लेती है कि ये ठीक है, मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं भगवान पे दूध चढ़ाने की बजाय मैं उस गरीब व्यक्ति को देना पसंद करूंगी। लेकिन वो जो स्वामी बना बैठा है, जो ढोंगी बाबा बना हुआ है, वो बाबा राम रहीम, उनका सबका एक चेला बराबर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं चाहूँ तो आप लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा उसे। ठीक है, तो वो जो बाबा बना हुआ है फर्जी बाबा, वो उसे बरगलाने की कोशिश करेगा, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा कि तुम जो बता रही हो वो गलत है, तुम्हें पता ही नहीं है शिव जी। अब वो ठेकेदार बन गया ना। अगर उस सच्चाई का लोगों को पता चल जाएगा, जैसे कि ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार वहां पे कश्मीर में और पाकिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे हमारी साइड में भी ठेकेदार बने हुए हैं हिंदू धर्म के। अगर सच्चाई का लोगों को पता चल जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी, दुकान बंद हो जाएंगी ना, लोग उन्हें दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, दूध चढ़ाना बंद कर देंगे, मंदिरों में दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो लोगों के ऊपर ब्रेन वॉश करते रहते हैं, दोनों साइड में चलता रहता है। सीधी सी बात अब ये है कि जम्मू कश्मीर का इसमें सब कुछ नुकसान ही नुकसान है, भारत को भी फायदा है और पाकिस्तान को भी इसमें पूरा पूरा फायदा है। पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्रवाद पनप रहा है, भारत में फर्जी राष्ट्रवाद पनप रहा है, इसके नाम पे दोनों को ही फायदा है, भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, अब इसका बस यही सॉल्यूशन है, जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद को उठ खड़ा होना होगा। जो लोग उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, उनकी बातों को नहीं मानना होगा। अपने आइडियल बुरहान वानी से चेंज करके अपना, जो मैं बताया, आईएएस टॉपर रह चुका है, अतहर आमिर रह चुका है, और उसके अलावा शाह फैजल 2000 टॉपर रहा, उनको अपने आइडियल बनाना पड़ेगा। आतंकवाद कभी भी किसी चीज़ का रास्ता नहीं होता है, हिंसा कभी भी रास्ता नहीं होती। तो कश्मीरी युवकों को सच्चाई का देना चाहिए। ठीक है, तो इससे उन्हें शायद ज्ञान हो जाएगा। बाकी वो जो मैं बता रहा था बाबा या फर्जी ढोंगी बाबा, उसकी वीडियो अभी नहीं लगाऊंगा, उसका कभी अब हिंदू धर्म में ही डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये मेरा कश्मीर पे पूरा इश्यू हो चुका है। 370 की बात कर चुका हूँ, उसके अलावा मैं अपना आपसा एक्ट की बात कर चुका हूँ, और जो जो इश्यू थे वो सारे के सारे बात कर चुका हूँ। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या इश्यू थे इसमें, वो सारा का सारा अभी जल्दी से पूरा बोल देता हूँ। गवर्नमेंट हर बार जिक्र करते हैं पाकिस्तान की, क्या कश्मीर मुद्दा उठाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर बार इलेक्शन में उठाते नहीं तो वो जीते नहीं। हाँ, यही तो मैं, हाँ वो मेन बात ये भी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो बात ये है कि पाकिस्तान भी वहाँ पे जो मुस्लिम राष्ट्रवाद बना हुआ है या कश्मीर वाला मुद्दा बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए जीतने का तरीका बना हुआ है उनके लिए। बाकी यहाँ पंजाब के व्यक्ति को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब के व्यक्ति को कश्मीर से कोई लेना देना, हमारे राजस्थान के व्यक्ति को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। कितने से लोग जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए, कश्मीर कौन जाता है, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ का अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है तो वो उसमें कश्मीर का उसे बोलना पड़ेगा। अगर वो कश्मीर का नॉर्मल हो जाता है, कश्मीर के न्यूट्रल हो जाता है, तो वो चुनाव में हार जाएगा। उसे कश्मीर के लिए बोलना पड़ेगा कि हमें कश्मीर जीतना है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये झूठ है, मतलब प्रोपागेंडा है और लोगों का ब्रेन वॉश चल रहा है। पाकिस्तान का तो पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है पंजाब वाले क्षेत्र का। पाकिस्तान के पहले लोग बहुत अच्छे थे, सही थे, सेक्युलर थे, लेकिन अब क्या है कि सरकार जबरदस्ती थोप थोप के ब्रेन वॉश कर रही है। तो होना ही है, जब हिस्ट्री की किताबों में 6 से लेकर 8 तक 10 तक वही पढ़ाया जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा। जब उसे यही पढ़ाया जाएगा कि इस्लाम ही सत्य है, उसके अलावा जो बोल दिया जाए वो गलत है। एक व्यक्ति का और नाम बता देता हूँ, जाकिर नायक, आपने नाम सुना होगा। जाकिर नायक अपने आप को शांति दूत मानता है और वो सारी चीज़ें बात हुआ, उसके बराबर गंवार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। वो बोलता है 2 और 2 4 हैं, ये हमें पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। वो बोलता है धर्म के मामले में सिर्फ हम हैं, बाकी किसी और चीज़ मामले हैं। अपने आप को सुपीरियर दिखाना ये ब्रेन वॉश होता है, अपने आप को टॉप मोस्ट बनाना ये होता है ब्रेन वॉश। इस्लाम को ही सब कुछ बता देना ये होता है ब्रेन वॉश। उसके अलावा कि कोई ये हिंदू है, नहीं, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ये फाइनल होता है ब्रेन वॉश। तो जाकिर नायक को अपनी सरकार गिरफ्तार करने वाली है। वो अभी भाग के छुपा हुआ है सऊदी अरब में, पर जिस दिन किसी ना किसी दिन तो आएगा घंटे में, ऐसी कोई सी बात है, वो भाग के कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कश्मीर वालों को खुद से अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा, युवाओं को शिक्षा लेनी पड़ेगी, रोजगार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अपने नरेंद्र मोदी इसी प्लान पे चल रहे हैं, इसलिए पीडीपी के साथ में गठबंधन किया था उन्होंने। आर्थिक सुधार होना जरूरी है, जब लोगों को रोजगार मिल जाता है तो ये बेफालतू के काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई। दोबारा से मैं इंडेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कश्मीर का इतिहास देखा था। कश्मीर का इतिहास मैंने IBC से, सिर्फ भगवान से लेके
कश्यप से लेके पूरा का पूरा आज तक का बताया था, हरी सिंह डोगरा से लेके आज तक का। कश्मीर का भूगोल मैं बता ही चुका हूँ, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, साथ साथ में वहाँ पे 3 भाग मैंने अपने 3 देशों वाले भाग बताए और अपने राजस्थान अपने इंडिया वाले भाग बताए। कुछ तथ्य और आंकड़े बताए थे, पॉपुलेशन वाले तथ्य और आंकड़े बताए थे। उसके बाद में अनुच्छेद 370 के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद में AFSAP एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल फोर्स के इस एक्ट के बारे में बताया था। इंडिया पाकिस्तान बार के बारे में बताया था, इंडिया चाइना बार के बारे में बताया था, वर्तमान स्थिति बताई थी, वहाँ पे अनरेस्ट क्यों है, लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बाद में मेरे व्यक्तिगत विचार कि कश्मीर का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कश्मीर का अब एक ही सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन, कश्मीर के युवाओं को उस ब्रेन वॉश से बचना होगा जो उन्हें इस्लाम के नाम पर झूठ बोल बोल के फंसाया जा रहा है, उससे बचना होगा। देखो फाइनल बात यह है कि कश्मीर स्वतंत्र नहीं रह सकता, कश्मीर किसी भी कंडीशन में स्वतंत्र देश नहीं बन सकता। अगर भारत मान लेते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ऐसा भारत नहीं करने वाला है, फिर भी मान लेते हैं कि भारत ने छोड़ दिया तुम आज़ाद हो, पाकिस्तान कब्जा करेगा उससे पहले चीन कब्जा कर लेगा उस पर, ठीक है, तब कहाँ आप आज़ाद रह जाओगे। माना है मैंने, होने वाला नहीं है। तो ये कश्मीर वाले लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि भारत के साथ में रहने में भी भलाई है, भारत के साथ में मिलकर ही स्वायत्तता उनको सब कुछ दी गई है, ठीक है। तो अब गुलाम किस तरीके की हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, राजस्थान में रह रहा हूँ, भरतपुर जिले में रह रहा हूँ, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। भले ही केंद्र में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरे को सब कुछ स्वायत्तता मिल रही है। कश्मीर वालों को सब स्वायत्तता मिल रही है, कैसे भी व्यापार करो, कुछ भी करो। अब वो गुलाम किस बात के रहे। अब वो बोलते हैं इस्लाम का, अगर वो इस्लाम को अपने ठेकेदार मानते हैं तो भारत में जो बचे 17 करोड़ इस्लाम 18 करोड़ इस्लामिक लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। जब पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बनाए तो 17-18 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, वो भी तो इस्लामिक हैं, वो भी पाकिस्तान भाग जाएंगे क्या, नहीं भागेंगे ना। तो इस्लाम या रिलीजन के आधार पर कोई धर्म नहीं बनता है, कोई देश नहीं बनता है। कश्मीर के युवाओं को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, वो अहिंसावादी रास्ते पर आना पड़ेगा और रोजगार शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के समय पे दिनेश्वर शर्मा को IPS हैं, अपनी नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ पे इस शांति स्थापना के लिए लगाया हुआ है, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। दिनेश्वर शर्मा वार्ता करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी समझ में आ गए हों। तो KT सीरीज का लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। तो राम राम साहब, धन्यवाद।